अंकल गॉर्डन छोटे थे तब उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकर्स उठाकर ले गए थे। उस वक्त ग्रैंडपा फ्रैंक ने उन ट्रैफिकर्स का सामना किया था। सामने टोटल 6 लोग थे और उनमें से 2 ट्रेन्ड फाइटर्स भी थे जो बॉडीगार्ड्स का काम करते थे। ग्रैंडपा फ्रैंक ने खुद बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद भी उन 6 के 6 लोगों को हरा दिया और अंकल गॉर्डन को बचाकर वापस ले आए। इसी वजह से अंकल गॉर्डन आज तक ग्रैंडपा फ्रैंक का एहसान नहीं भूले। वो हमेशा उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते रहते हैं। ये सब सुनकर लिली को अचानक कुछ याद आता है और वो पूछ बैठती है, ग्रैंडपा फ्रैंक, मैंने सुना है मेरे ग्रैंडपा की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे भाई बाहर खेलने जाना चाहते थे। इसी वजह से अंकल गॉर्डन मेरे भाई से इतनी नफरत करते हैं। पहले मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। मुझे हमेशा लगता था मेरा भाई बेचारा है, लेकिन अब लगता है शायद उनके दिल में भी कोई दर्द छुपा हुआ है। किसने कहा तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ तुम्हारे भाई की वजह से हुई थी? ग्रैंडपा फ्रैंक का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है और वो बिना एक पल हिचकिचाए मजबूत आवाज में बोलते हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। मेरी मॉम ने कहा था कि ग्रैंडपा की डेथ मेरे भाई की वजह से हुई थी और आज अंकल गॉर्डन का बिहेवियर देखकर भी मुझे वही लगा। लेकिन मेरे सामने बैठे ग्रैंडपा फ्रैंक, जो शायद सबसे ज्यादा ग्रैंडपा को जानते थे, वो बिल्कुल उल्टा कह रहे थे। लिली का दिमाग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसके चेहरे का कंफ्यूजन देखकर ग्रैंडपा फ्रैंक गुस्से से नाक से सांस छोड़ते हैं। ये बकवास बात आखिर फैला कौन रहा है? लिली डर के मारे बार बार सिर हिला देती है। उसे इतना डरा हुआ देखकर ग्रैंडपा फ्रैंक का चेहरा नरम पड़ जाता है और वो प्यार से उसे शांत करने लगते हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ का तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं था। तुम्हारे ग्रैंडपा को आर्मी मिशंस के दौरान बहुत गहरी चोट लगी थी। उन पुरानी इंजरीज का असर कभी पूरी तरह ठीक ही नहीं हुआ। कई सालों तक उनकी हेल्थ बहुत खराब रही और उन्हें बार बार बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती थी। तुम्हारी ग्रैंडमा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो ये सब हैंडल नहीं कर पाती थी। हमेशा मैं ही तुम्हारे ग्रैंडपा को हॉस्पिटल लेकर जाता था। लिली चुपचाप सुन रही होती है। उसे महसूस होता है कि जब भी ग्रैंडपा फ्रैंक ग्रैंडपा की बात करते हैं, उनकी आवाज में आज भी दर्द और गिल्ट छुपा हुआ है। एक बार तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उस वक्त मुझे गांव से बाहर जरूरी काम से जाना पड़ा। फोन पर ही मुझे उनकी आवाज से समझ आ गया था कि बात सीरियस है। इसलिए मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा से कहा था कि तुरंत तुम्हारी मॉम और बाकी बच्चों को बुलाओ और तुम्हारे ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन आखिर में हर किसी ने बस एक ही बात कही, हम बिजी हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं था। इसी सिचुएशन में तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हुई, वरना तुम्हारे ग्रैंडपा जैसा आदमी कभी भी किसी पहाड़ी से गिर नहीं सकता था। ये सुनकर लिली बिल्कुल सन्न रह जाती है। लेकिन ग्रैंडपा ने ये बात क्लियरली क्यों नहीं बताई? तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान थे। उन्होंने एक बार अपने बच्चों को जरूर बुलाया होगा, लेकिन जब सबने बिजी होने का बहाना बना दिया तो उन्होंने दोबारा कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं की। चाहे जान ही क्यों न चली जाए, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे और तुम्हारी ग्रैंडमा की बात को भी किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। फिर जो होना था वो हो गया। जब तक मैं वापस आया तुम्हारे ग्रैंडपा को गुजरे 2 दिन हो चुके थे। उस वक्त गुस्से में मेरी जान निकल गई थी। कितने नाशुक्रे बच्चे निकले सब। लिली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता क्या बोले। उसे मॉम की बात याद आती है। मॉम हमेशा कहती थी कि ग्रैंडपा की डेथ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि उन्हें लगता था ईथन ही उसका जिम्मेदार है। अगर मॉम को सच पता चल जाए तो? अब लिली को समझ आ गया था कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा फ्रैंक उसके भाई से इतना प्यार क्यों करते हैं और सिर्फ मॉम और अंकल गॉर्डन ही उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। इतने सालों तक उसके भाई ने जो दर्द सहा था, वो सोचकर ही लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ग्रैंडमा ने मॉम और बाकी सबको सच क्यों नहीं बताया? तुम्हारी ग्रैंडमा चाहे उनसे नाराज हो, लेकिन वो फिर भी उनके अपने बच्चे हैं। वो कभी उन्हें ये नहीं बता सकती थी कि उनके फादर की डेथ इनडायरेक्टली उन्हीं की वजह से हुई थी। लिली हिम्मत ही नहीं कर पाती कि ग्रैंडपा फ्रैंक को बताए कि मॉम और अंकल गॉर्डन आज तक ईथन के बारे में क्या सोचते हैं, वरना ये सख्त मिजाज ग्रैंडपा फ्रैंक शायद गुस्से में पूरी टेबल ही उलट देते। थोड़ी देर बाद मैं पानी भरकर वापस आता हूँ और ग्रैंडपा फ्रैंक से गुड बाय कह देता हूँ। घर लौटकर देखता हूँ कि ग्रैंडमा किचन में खाना बना रही हैं और अंकल गॉर्डन मेन हॉल में बैठे हैं। मॉम लिंडा वहाँ नहीं होती। हमें देखते ही अंकल गॉर्डन प्यार से लिली को ग्रीट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। लिली बहुत चाहती है कि वो अंकल गॉर्डन को सच बता दे कि वो कितने गलत हैं, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि ग्रैंडपा की डेथ इनडायरेक्टली उन सब की वजह से हुई थी तो उनके लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। लिली बार बार यही सोचती रहती है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाती। मुझे तो ऐसे ट्रीटमेंट की आदत पड़ चुकी थी। घर के अंदर आते ही सबसे पहले मेरी नजर इंसेंस बर्नर पर पड़ती है। आज चंद्रमा के महीने का पहला दिन था और गाँव की ट्रेडिशन के हिसाब से आज एंसेस्टर्स के लिए अगरबत्ती जलाई जाती है। मैं सीधा स्टोर रूम में जाता हूँ, कुछ अगरबत्ती निकालता हूँ और उन्हें जलाता हूँ। ये देखते ही अंकल गॉर्डन अचानक जोर से चिल्लाते हैं और गुस्से में मेरी तरफ बढ़ते हैं। तुम क्या कर रहे हो? वो मेरे हाथ से अगरबत्ती छीनने की कोशिश करते हैं। मैं तुरंत अपना हाथ हटा लेता हूँ और उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। वो गुस्से से मुझे घूरते हुए बोलते हैं, वो अगरबत्ती मुझे दो। तुम होते कौन हो यहाँ अगरबत्ती जलाने वाले? अंकल गॉर्डन, रास्ते से हटो। अंकल गॉर्डन का गुस्सा और भड़क उठता है। उनकी आंखें गुस्से से बाहर निकलने को होती हैं। लिली पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पाती। मैं अंकल गॉर्डन के गुस्से को जैसे देखता ही नहीं। मैं हाथ में जलती हुई अगरबत्ती की तरफ देखता हूँ। आदत के मुताबिक उसे हल्का सा झटका देता हूँ और सीधा इंसेंस बर्नर
बर्नर की तरफ चल पड़ता हूँ। अंकल गॉर्डन गुस्से से पूरे बदन में कांप रहे होते हैं और जोर से गरज उठते हैं। ओए बदतमीज, मैं पहले से ही रेडी था। मैं अपने पैर से एक चेयर खींचकर उनके रास्ते में कर देता हूँ। अंकल गॉर्डन गुस्से में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। वो सीधा चेयर से टकराकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लिली ये सब देखकर सन्न रह जाती है। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। अगले ही पल अंकल गॉर्डन फिर से उछलकर खड़े हो जाते हैं। गिरने के बाद भी उन्हें एक खरोच तक नहीं आई थी, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल गुस्से से पागल शेर की तरह लग रहे थे। बाहर का शोर सुनकर ग्रैंडमा रोज किचन से बाहर निकलती हैं। उनके हाथ में अभी भी स्पैचुला था और गुस्से के मारे उनका हाथ कांप रहा था। वो आंखें फाड़कर चिल्लाती हैं, बस ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर यहाँ हंगामा करने आए हो तो अभी के अभी निकल जाओ। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अंकल गॉर्डन एक पल के लिए पीछे हट जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरे हाथ की अगरबत्ती पर पड़ती है, उनका गुस्सा फिर भड़क उठता है। ये अगरबत्ती जलाएगा? आप इसे हमारे एंसेस्टर्स के लिए अगरबत्ती कैसे जलाने दे सकती हैं? क्यों नहीं? अगर ये नहीं जलाएगा तो कौन जलाएगा? ग्रैंडमा रोज के गुस्से से अंकल गॉर्डन सच में डर जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते। ईथन, जाओ अगरबत्ती जलाओ, इसी के सामने जलाओ। जब तक मैं यहाँ हूँ देखते हैं कौन तुम्हें हाथ लगाता है। अंकल गॉर्डन बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। वो बार बार मेरी तरफ देखते रहते हैं और मुझे इंसेंस बर्नर की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। जैसे ही मैं अगरबत्ती जलाने वाला होता हूँ, वो फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसे हमारे पुरखों के सामने अगरबत्ती कैसे जलाने दे सकती हैं मम? गॉर्डन, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मुझे भी तुम पर सख्ती करनी पड़ेगी। मम, इस बार आप हद से ज्यादा आगे बढ़ गई हैं। आप एक मर्डरर को हमारे एंसेस्टर्स के लिए अगरबत्ती कैसे जलाने दे सकती हैं? ये वर्ड सुनते ही ग्रैंडमा रोज एक पल के लिए बिल्कुल जम जाती हैं, लेकिन अगले ही सेकंड उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मर्डरर? बताओ, इस बच्चे ने आखिर क्या दुख नहीं सहा? मम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तुम्हारे फादर बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे। उन्होंने तुम सबसे बार बार कहा था कि उन्हें हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन तुम सबने एक ही जवाब दिया, हम काम में बिजी हैं। बताओ, काम ज्यादा जरूरी था या अपने फादर की जान? जिस दिन तुम्हारे फादर को हॉस्पिटल लाया गया था, डॉक्टर ने साफ कहा था कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। अगर उन्हें सिर्फ कुछ दिन पहले हॉस्पिटल ले आया जाता तो ये सब कभी नहीं होता। ईथन मर्डरर नहीं है, असली मर्डरर्स तुम सब हो। इतने सालों तक मैंने ये बात अपने दिल में दबा कर रखी। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर तुम लोग इसी बात का सहारा लेकर मेरे पोते को सताते रहोगे तो मैं रोज कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सब सुनकर अंकल गॉर्डन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। उनके होंठ कांपने लगते हैं, जैसे कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। लिली घबराकर उनकी तरफ देखती है, अंकल गॉर्डन, लेकिन इस वक्त अंकल गॉर्डन को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनके दिमाग में दो सोच आपस में टकरा रही थी। उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धीरे से जमीन पर गिर पड़ते हैं। इतने सालों तक उन्हें लगता रहा कि उनके फादर की डेथ ईथन की वजह से हुई थी, इसीलिए वो कभी भी इस शरारती बच्चे को माफ नहीं कर पाए थे। लेकिन आज पता चला कि असली वजह तो वो खुद और उनके अपने लोग थे। इतने सालों तक उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया था, वो सब याद आते ही उनके पूरे बदन में ठंड सी दौड़ जाती है। गिल्ट उन्हें अंदर तक तोड़ देता है। जब तुम्हारे फादर जिंदा थे तब तुम में से किसी के पास उनके लिए टाइम नहीं था, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तब सब अचानक बड़े शरीफ और फर्ज निभाने वाले बच्चे बन गए, और ऊपर से सारा गुस्सा एक मासूम बच्चे पर निकाल दिया। बताओ, तुम में से कितने लोग मुझे देखने आते हो? कितनी बार किसी को मेरी याद आती है? ईथन, जब भी उसके पास टाइम होता है वो मुझसे मिलने जरूर आता है। वो तुम सबसे कहीं ज्यादा फर्ज निभाने वाला है, तुम सबसे कहीं बेहतर है। ये सुनते ही अंकल गॉर्डन का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है और वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मॉम, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। बस चले जाओ, आज मैं तुम्हें बिल्कुल देखना नहीं चाहती। ग्रैंडमा रोज हल्की सी सिसकी लेती हैं और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अंकल गॉर्डन खाली सी नजरों के साथ खड़े होते हैं और चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। दरवाजे तक पहुंचकर वो अचानक रुकते हैं। ईथन, आई एम सॉरी। इतने सालों तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देता। अंकल गॉर्डन खुद पर कड़वी सी हंसी हंसा देते हैं और अकेले ही वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ग्रैंडमा रोज मेरे पास आती हैं, मेरी तरफ देखती हैं और धीरे से पूछती हैं, मेरे बच्चे, क्या सब लोग आज तक यही समझते रहे कि तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ तुम्हारी वजह से हुई थी, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पागल बच्चे, तुम इतने सीधे क्यों हो? ग्रैंडमा रोज मुझे अपनी बाहों में भर लेती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। ये सब देखकर लिली की आंखें भी भर आती हैं। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में अचानक मॉम का ख्याल आता है। वो जानती थी कि मॉम के दिल में भी आज तक वही बोझ दबा हुआ है। अगर मॉम को सच पता चल गया तो क्या वो भी अंकल गॉर्डन की तरह टूट जाएंगी? शाम के लगभग 6 बजे लिंडा घर वापस आती है। मॉम, मैं आ गई। घर में आते ही लिंडा नोटिस करती है कि आज तक डिनर रेडी नहीं हुआ था। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मॉम, लिली इंस्टिंक्टिवली कुछ बोलना चाहती है, लेकिन उसके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकलते। क्या हुआ? आज रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया था, थोड़ी देर उससे बात करती रह गई। मुझे लगा शायद इसलिए लेट हो गई। नहीं, कुछ नहीं। आज घर का एटमॉस्फेयर इतना अजीब क्यों लग रहा है? वैसे तुम्हारे अंकल कहाँ है? क्या वो नहीं आए? वो घर चले गए। घर चले गए? वो तो कह रहे थे डिनर करके जाएंगे, फिर अचानक क्यों चले गए? इतने में ग्रैंडमा रोज किचन से खाना लेकर बाहर आती हैं। वो लिंडा की तरफ ठंडी नजर से देखती हैं और उनका चेहरा बिल्कुल सख्त होता है। लिंडा, ग्रैंडमा, मुझे भूख लगी है, चलिए पहले खाना खा लेते हैं। लिंडा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मैं बीच में बोल पड़ता हूँ। ग्रैंडमा रोज तुरंत समझ जाती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो और कुछ नहीं बोलती, बस धीरे से कहती है, चलो खाना खा लेते हैं, और चुपचाप डिशेस टेबल पर रख देती हैं। उन्हें बिल्कुल
बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर था। मुझे डर था कि अगर मॉम को सच पता चल गया तो कहीं वो अपने इमोशंस में मेरा कैंसर वाला राज ग्रैंडमा के सामने न बोल दे। ग्रैंडमा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, अगर उन्हें मेरी इलनेस के बारे में पता चल गया तो मुझे नहीं लगता वो ये झटका बर्दाश्त कर पाएंगी। उस रात चांद निकलने तक सब लोग जल भी सो चुके होते हैं। मॉम, क्या आपको इतने सालों में कभी ग्रैंडपा की याद आई? लिली का सवाल सुनते ही लिंडा के चेहरे पर फिर से गिल्ट साफ दिखने लगता है। बहुत रात हो गई है, अब और बात मत करो, सो जाओ। एक्चुअली ब्रदर ईथन के बारे में क्या हुआ? उसके बारे में कुछ नहीं, बस इतना कहना था कि ग्रैंडमा ने कभी भी उन्हें ब्लेम नहीं किया। मॉम, आपको भी उन्हें इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करती। लिंडा प्यार से लिली के सर पर हाथ फेर देती है। चाहे वो मान न रही हो, लेकिन उनके दिल में कुछ बदलना शुरू हो चुका था। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें इंसान चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। ये बात उनके दिल में कांटे की तरह चुभी हुई थी। वो खुद से 1000 बार कह चुकी थी कि उन्हें ईथन के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। आखिर उस वक्त वो सिर्फ एक बच्चा ही तो था। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ लॉजिक से खत्म नहीं होते। 2 दिन ग्रैंडमा के घर रुकने के बाद तीसरे दिन लिंडा कहती है, अब हमें वापस चलना चाहिए। ग्रैंडमा रोज अपने हाथ से जमा किए हुए ताजे अंडे और गांव की कुछ और चीजें निकालकर मुझे देती हैं। वापस जाकर अच्छे से खाना, चाहे कुछ भी हो, कभी भूखे मत रहना, समझे? जी ग्रैंडमा, समझ गया। जुदाई का वक्त इतना पास देखकर मेरी आंखें हल्की सी लाल हो जाती हैं। अगर कोई तुम्हें सताए तो सीधा ग्रैंडमा को बताना। चाहे मैं बुढ़ी हो गई हूँ, लेकिन इन पुरानी हड्डियों में अभी भी दम बाकी है। जरूर बताऊंगा ग्रैंडमा, जब भी टाइम मिले मेरे पास आ जाना। ग्रैंडमा हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगी। ठीक है ग्रैंडमा। हम कार में बैठते ही वही पुरानी खामोशी फिर से लौट आती है। लिली बैक सीट पर छोटी सी डरी हुई चिड़िया की तरह चुपचाप बैठी रहती है और मैं और लिंडा एक स्टीयरिंग पर नजर जमाए ड्राइव कर रही होती हैं और दूसरा खिड़की के बाहर चुपचाप देख रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम यहाँ आए थे। 2 घंटे के सफर के बाद हम तीनों वापस सिटी पहुंच जाते हैं। मैं जैसे ही कार से उतरता हूँ, लिंडा भी ड्राइवर सीट से बाहर आ जाती हैं। वापस घर आ जाओ ना। नहीं, हम एक फैमिली हैं, तुम यहाँ अकेले रह रहे हो, तुम अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाओगे। घर वापस आ जाओ, हम सब साथ रहेंगे और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। फैमिली को हमेशा साथ रहना चाहिए। सॉरी, अभी मैं सिर्फ अकेला रहना चाहता हूँ। मैं ठंडी आवाज में मना कर देता हूँ और बिना कुछ और कहे मुड़कर चल देता हूँ। अगर ये बात पहले कही होती तो शायद मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन अब मुझे जरा सी भी खुशी महसूस नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे मैं दूर चला जाता हूँ, लिंडा खाली नजरों से सिर झुका लेती हैं। मॉम, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा उदास हूँ। मॉम, ईथन को क्या हो गया है? आजकल वो बहुत अलग लगता है। ये सुनते ही लिंडा के दिल में दर्द उठता है। अपनी मॉम को इतना उदास देखकर लिली घबरा कर पूछती है, मॉम क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे भाई का तुम्हारे फादर से झगड़ा हो गया था, इसलिए वो पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई जल्दी ही घर वापस आ जाएगा। सच कहूँ तो ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तुम्हारे भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया था। तुम्हारे फादर इस बार बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। ठीक है, अब और बात नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, रिचर्ड जल्दी से अंदर से बाहर आ जाता है। लिंडा उसे शक भरी नजरों से देखती है। आज तो तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था ना? आज का सारा काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए घर आ गया। वैसे सिर्फ तुम दोनों ही आए हो? रिचर्ड की नजर इंस्टिंक्टिवली लिंडा और लिली के पीछे जाती है। उसके चेहरे पर दिख रही बेचैनी देखकर लिंडा के अंदर फिर से गुस्सा भर जाता है और वो तेज आवाज में बोलती है, और कौन आता? वो जूते उतारकर घर के अंदर चली जाती है। रिचर्ड भी उसके पीछे अंदर आ जाता है। तुमने तो कहा था ना कि तुम उसे मनाकर वापस ले आओगी। कौन? अब तुम उसका नाम तक नहीं लेते? आज तुम कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हो। क्या हुआ है? मैं थक गई हूँ, पहले थोड़ा रेस्ट करूंगी। रिचर्ड को फिर से अपनी अथॉरिटी दिखाते देख लिंडा थककर मुंह मोड़ लेती है। रिचर्ड फिर लिली की तरफ मुड़ता है। लिली, तुम बताओ वो कहाँ है? डैड? कौन? तुम्हारा भाई। तुम लोग तो ग्रैंडमा के घर साथ गए थे ना? तुम्हारी मॉम ने कहा था वो उसे मनाकर घर वापस ले आएंगी। डैड, अगर आप ईथन को इतना वापस लाना चाहते हैं तो पहले उनके साथ वैसे बिहेव क्यों किया? मैंने क्या किया? मैं उसे खाना देता हूँ, कपड़े देता हूँ, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाता हूँ। अगर थोड़ा सा डांट दिया तो क्या गलत कर दिया? मैं ये सब उसकी भलाई के लिए ही करता हूँ। तुम्हारे भाई का जो हाल है, अगर मैं उसे और बिगड़ने देता तो उसका ही नुकसान होता। देखना, फ्यूचर में वो खुद अपने डैड का शुक्रिया करेगा। तो फिर आप उनसे प्यार से बात क्यों नहीं कर सकते? मुझे उसके सामने अपनी अथॉरिटी बनाकर रखनी पड़ती है, वरना वो मेरी बात सुनना बंद कर देगा और मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। ये जरूरी है, लेकिन मेरे साथ तो आप ऐसा बिहेव नहीं करते। लड़के और लड़कियों की परवरिश अलग होती है, इसलिए उनके साथ बिहेव भी अलग होता है। लिली, ये सब छोड़ो, पहले मुझे अपने भाई के बारे में बताओ। डैड, आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ये कहकर लिली को अचानक समझ आ जाता है कि उसका भाई इतने सालों से किस दर्द से गुजरता रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में उसने कितनी बार खुद को बेबस महसूस किया होगा। वो चाहे कुछ भी बोलता, उसकी बात का कोई मतलब ही नहीं होता था। लिली अपना बैकपैक उठाती है और गुस्से में सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। ये सब देखकर रिचर्ड के अंदर अजीब सी खाली फीलिंग भर जाती है। उसकी बेचैनी और बढ़ने लगती है। आखिर हुआ क्या है? कहीं ईथन के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? दूसरी तरफ अपने अपार्टमेंट के बाहर मेन कॉम्प्लेक्स के सामने वाली बेंच पर काफी देर तक चुपचाप बैठा रहता हूँ। कुछ दिन पहले जब ग्रैंडमा ने फोन करके कहा था कि उन्हें मेरी याद आ रही है, तब मुझे इतना कुछ महसूस नहीं हुआ था। लेकिन उनसे मिलकर वापस आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ग्रैंडमा पहले से बहुत ज्यादा बुद्धि लगने लगी है। उनका शरीर भी पहले से काफी कमजोर हो गया था। ये सोचकर उदासी के साथ साथ मेरे दिल में एक गहरा डर भी उठता है। अगर ग्रैंडमा को मेरी इलनेस के बारे में पता चल गया तो क्या उनका शरीर
शरीर इतना बड़ा झटका बर्दाश्त कर पाएगा। इसी वक्त मुझे डैड के साइड वाले ग्रैंडपा की भी याद आ जाती है। मेरे डैड के साइड वाले ग्रैंडपा भले ही सख्त और पुराने ख्यालों वाले थे, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अगर उन्हें मेरी इलनेस के बारे में पता चल गया, ये सोचते ही मेरे सीने में एक ऐसा दर्द उठता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अरे ये तो ईथन है ना। साइड से किसी की हंसती हुई आवाज आती है। बास्केटबॉल यूनिफॉर्म पहने कुछ लड़के कंधे पर हाथ रखे हंसते बोलते मेरी तरफ आ रहे होते हैं। उन्होंने कुछ स्टाइलिश एक्सेसरीज पहनी हुई थी और सब काफी स्मार्ट लग रहे थे। मैं खड़ा हो जाता हूँ और मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। अरे तुम लोग कितने दिनों बाद मिल रहे हो। वो सब हंसते हुए मेरे पास आते हैं और मुझे जोर से हक कर लेते हैं। ये सब मेरे बचपन के दोस्त है। टेक्निकली हम एलिमेंट्री स्कूल के क्लासमेट्स थे। कुछ मेरे क्लास में थे, कुछ नहीं, लेकिन बचपन में हम सब साथ बास्केटबॉल खेलते थे, इसलिए सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और काफी क्लोज भी थे। थोड़ी देर नॉर्मल बातें करने के बाद जस्टिन पूछता है, तो फिलहाल तुम यहीं रहते हो? हाँ। अरे तुम्हारे घर वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट थे ना। याद है बास्केटबॉल टूर्नामेंट में खेलने के लिए तुम्हें कितनी देर तक घर वालों को मनाना पड़ता था? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब थोड़ा बेटर है। अच्छी बात है। मुझे अब भी याद है जब तुमने हमें बास्केटबॉल खेलने वाली बात बताई थी। तुम्हारे डैड तो लगभग तुम्हें खा ही गए थे। हम सब शौक रह गए थे। छोड़ो मेरी बात, तुम लोग बताओ सब कैसे हो? सुना है तुम लोगों ने बास्केटबॉल टीम बना ली है। हाँ, इंटरेस्टेड हो? अगर ज्वाइन करना हो तो कभी भी आ जाना। हम सब जानते हैं तुम कितना अच्छा खेलते हो। नहीं यार, मैं पास करूंगा, मेरे लिए अभी पढ़ाई पहले है। जस्टिन मेरी सिचुएशन जानता था, इसलिए उसका इन्विटेशन बस कैजुअल था। वैसे भी मेरे डैड कभी मुझे बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करने ही नहीं देते। वैसे मार्कस कहाँ है? तुम दोनों पहले काफी क्लोज थे ना। सुना है अब वो स्कूल टीम में है। लगता है काफी अच्छा प्लेयर बन गया है। कभी उसके साथ मैच खेलने का मन है, पता नहीं मौका मिलेगा भी या नहीं। काफी टाइम से दिखा ही नहीं। पहले तो उसका गेम कुछ खास नहीं था, लेकिन अब सुना है कोर्ट पर काफी फेमस हो गया है। हालांकि मैंने उसका एक्चुअल गेम कभी नहीं देखा। कितनी बदकिस्मती की बात है। एक बार उसे खेलते देखने का चांस मिला था, लेकिन उसी वक्त उसकी मॉम आ गई और कहने लगी मार्कस कंपटीशन में नहीं खेलेगा, वो विड्रॉ कर रहा है। सोच सकते हो। हाँ, और उससे थोड़ी देर पहले तक तो वो कंपटीशन को लेकर कितना एक्साइटेड था। बस एक ही रात में पता नहीं क्या हुआ कि उसने अचानक क्विट कर दिया। बिल्कुल रैंडम था। सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं। जस्टिन हल्की सी कड़वी स्माइल देता है और बात वहीं खत्म कर देता है। सच कहूं तो उसके दिल में हमेशा से लगता था कि मार्कस खुद से कंपटीशन छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ थी। थोड़ी देर बात करने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और मैं भी अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस आ जाता हूँ। लेकिन उन सबसे मिलने के बाद मेरी यादें फिर से उस पुराने बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तरफ चली जाती हैं। वो मेरी जिंदगी की उन चंद चीजों में से एक थी जिसके लिए मैंने खुद लड़कर परमिशन ली थी, इसलिए उस टूर्नामेंट की हर बात मुझे आज भी याद है। दूसरी तरफ एक रूम के अंदर ईथन काफी टाइम से तुमसे मिलने नहीं आया, उसकी याद आ रही है? ऑस्कर, ऐसी बातों पर मजाक मत करो। मेरे सामने भी एक्टिंग करोगे जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से तुम इतनी बार यहाँ इसलिए आ रहे हो क्योंकि ईथन क्लास में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें ये लगता है मुझे ये बात पता नहीं? मार्कस थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। ऑस्कर की बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तुम दोनों कभी बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, फिर बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मैं सच में चाहता हूँ तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओ। मार्कस का चेहरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और एक पल के लिए उसकी आंखों में गहरी नफरत चमक उठती है। कभी नहीं। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। मार्कस धीरे से उठता है और सामने रखी कोई चीज उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। मुझे चलना होगा, मैंने तुमसे कहा था ना, इतनी सी चीज खुद जाकर डस्टबिन में फेंक दिया करो। अगली बार, पक्का अगली बार। इतना कहकर मार्कस अपने स्प्रेन्ड एंकल के साथ लंगड़ाते हुए दरवाजा खोलता है। जैसे उसने सोचा था, बाहर उसकी मॉम खड़ी होती है। चलो, मार्कस को इसकी आदत पड़ चुकी थी। शेरिल फिर भी नाराजगी से बोलती है, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, मुझे पता था तुम यहीं होगे। कितनी बार कहा है बिना वजह यहाँ मत आया करो। मॉम, वो अभी भी अंदर है, आप ऐसे बोलोगी तो वो सुन लेंगे तो और भी अच्छा है। कम से कम वो तुमसे पूरी तरह रिश्ता तोड़ देंगे। मॉम, आखिर आप मुझसे और क्या चाहती हैं? मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। उसके पास इतनी अच्छी जॉब थी, फिर भी सब छोड़कर पेंटर बन गया। क्या ये टाइम की पूरी बर्बादी नहीं है? तुम कभी भी उसकी तरह मत बनना। बस कीजिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना। दरवाजे के बाहर की आवाजें धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। ऑस्कर अपना आधा भरा हुआ ग्लास उठाता है और धीरे धीरे एक एक सिप लेकर पीने लगता है। सच में, जब इंसान अकेला पीता है तो शराब बहुत कड़वी लगती है। क्लासरूम में टीचर की साफ आवाज गूंज रही थी। टीचर की आवाज के अलावा पूरी क्लास में बिल्कुल सन्नाटा था। लॉरेन बिना सोचे फिर से मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में हल्की सी तड़प साफ दिख रही थी। बेला धीरे से लॉरेन की स्लीव खींचती है। लॉरेन, तुम्हें क्या हो गया है? पिछले कुछ दिनों से तुम बिल्कुल खोई खोई रहती हो। अभी तक ऐसी ही क्यों हो? मैं ठीक हूँ। लॉरेन गिल्टी फील करते हुए तुरंत अपनी नजर हटा लेती है और सिर हिला देती है। दूसरी तरफ कोने में बैठा मार्कस अपनी मुट्ठियां और जोर से भींच लेता है। उस इंसिडेंट के बाद से लॉरेन बिल्कुल बदल गई थी। पहले वो कभी न कभी उसके पास आ ही जाती थी, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ ईथन ही था। ईथन। रिंग रिंग, छुट्टी की बेल बज जाती है। टीचर अपनी बुक रखकर धीरे से क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं और पूरी क्लास तुरंत शोर से भर जाती है। तभी मिस पार्कर अंदर आती हैं। उनकी अथॉरिटी देखते ही क्लासरूम का आधा शोर एक पल में ही शांत हो जाता है। क्लास, तुम सब पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हो, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट क्लास के साथ एक फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि तुम सब थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओ और एक्सरसाइज भी हो जाए। मिस पार्कर, कौन सा फ्रेंडली मैच और कहाँ होगा? सिंगिंग कंपटीशन करते हैं, वो ज्यादा मजेदार रहेगा। क्लास के हर कोने से अलग अलग सजेशंस आने लगते हैं, लेकिन मिस पार्कर सबको इग्नोर कर देती हैं। बास्केटबॉल मैच होगा। ये सुनते ही काफी स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लड़कों के चेहरे खिल उठते
होते हैं। बास्केटबॉल वैसे भी लड़कों का फेवरेट गेम था और ऐसे मैच में गर्ल्स के सामने इम्प्रेस करने का मौका भी मिलता था। फिर कौन मना करता। तभी एक आवाज सुनाई देती है। मार्कस हाथ उठाकर धीरे से खड़ा होता है। मिस पार्कर, मैं इस मैच का टीम कैप्टन बनना चाहता हूँ। मार्कस, वैसे तो तुम सबसे सूटेबल चॉइस होते, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे एंकल में स्प्रेन आया है। इस वक्त तुम मैच खेलने के लिए फिट नहीं हो। मैंने ये फ्रेंडली मैच तुम्हारा स्टडी प्रेशर कम करने के लिए ऑर्गेनाइज किया है। अगर तुम इंजुरी के बावजूद खेलने लगे और चोट और बढ़ गई तो इस मैच का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। मिस पार्कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्लास के लिए तुम्हारी डेडिकेशन देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सच में अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैच सिर्फ 2 दिन बाद है और तुम्हारी कंडीशन में खेलना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें इस मैच में खेलने की परमिशन नहीं दे सकती। बस अब और नहीं। पेशेंट को पेशेंट की तरह ही बिहेव करना चाहिए। ये आखिरी चांस नहीं है। फ्यूचर में और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इसलिए उदास मत हो। मार्कस मजबूरी में वापस बैठ जाता है। दिल से वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर कैप्टन वो नहीं बनेगा तो कैप्टन मैं ही बनूंगा, और वैसा ही हुआ। मिस पार्कर मेरी तरफ देखकर बोलती हैं, ईथन, मैंने सुना है तुम पहले बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हो और अवार्ड्स भी जीत चुके हो। क्या तुम इस मैच के टीम कैप्टन बनना चाहोगे? ये सुनते ही मार्कस डेस्क के नीचे छुपी अपनी मुट्ठी और जोर से भींच लेता है। फिर से ईथन, फिर से ईथन। हर बार ईथन ही क्यों? बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले हुआ था। उसके दिल में एक ऐसी कड़वाहट भर जाती है जिसे वो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। इतना सब कुछ होने के बाद भी, ईथन ने उसके साथ जो भी किया हो, उसके बाद भी सारी अच्छी चीजें हमेशा ईथन को ही क्यों मिलती हैं, उसे क्यों नहीं? ठीक है मिस पार्कर, मैं कुछ ढूंढ ही रहा था जो मैं कर सकूं। अभी मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या करना है, इसीलिए मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। मेरा जवाब सुनते ही पूरी क्लास में फिर से शोर मच जाता है। सच में ईथन कैप्टन बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। वो बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता है और उसकी शूटिंग भी कमाल की है। हाँ, मैंने भी देखा है। एक बार तो ईथन ने 3 पॉइंट लाइन के बाहर से शॉट मारा था और बॉल सीधा नेट में गई थी। सच में कमाल का प्लेयर है। बस देखना ये है कि सामने वाली क्लास कितनी स्ट्रांग है। अगर उनके पास कोई अच्छा प्लेयर नहीं हुआ तो इस बार हमारी क्लास की जीत पक्की है ना। हम तो उनकी अच्छी तरह धुलाई कर देंगे। वो लोग कर भी क्या लेंगे। क्लासरूम में चल रही ये हर बात मार्कस के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। वो क्लासरूम में बैठा जरूर था, लेकिन उसका मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। जिस चीज को पाने के लिए वो इतनी मेहनत करता रहा, ईथन उसे बिना किसी एफर्ट के आसानी से पा लेता था, जबकि असली बेस्ट प्लेयर तो वो खुद था। लेकिन इस वक्त कोई भी उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। किसी की जुबान पर उसका नाम तक नहीं था। उसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ एक जोकर बनकर रह गया हो। मार्कस अचानक सर उठाता है और देखता है कि थोड़ी दूर लॉरेन चुपचाप मेरी तरफ देख रही है। उसकी आंखों में वही प्यार और नरम एहसास चमक रहे थे जो उसने कभी मार्कस के लिए महसूस ही नहीं किए। मार्कस बिना कुछ कहे धीरे से उठता है और लंगड़ाते हुए क्लासरूम के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। इस वक्त उसकी पीठ बहुत अकेली लग रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सब लोग तो फ्रेंडली मैच की बातों में बिजी थे। क्लासरूम से बाहर आकर मार्कस खुद पर कड़वी सी हंसी हंस देता है। उसके दिमाग में सालों पहले वाला बास्केटबॉल टूर्नामेंट घूम जाता है। वो सीन वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ईथन ने उस वक्त दूसरों को चुना था और उसे छोड़ दिया था। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन आज भी वो उसके दिल पर गहरी लकीर की तरह लगी हुई थी। छुट्टी की बेल बजते ही मैं टीचर की टेबल के सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ। गाइज, फ्रेंडली मैच 2 दिन बाद है, इसलिए आज ही टीम फाइनल करनी होगी। 5 स्टार्टर्स, 5 सब्स्टिट्यूट्स और 2 रिजर्व प्लेयर्स चाहिए। जो भी ज्वाइन करना चाहता है अपना नाम दे दो। मैं तो पक्का खेलूंगा। इस बार जीत हमारी ही होगी। चलो मेरा नाम भी लिखो। केविन बिना सोचे समझे सबसे पहले हाथ उठा देता है। केविन को देखकर एक के बाद एक और स्टूडेंट्स भी हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। मैं भी। देखते ही देखते 7-8 लोग रेडी हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही स्पॉट्स बचते हैं। मैं भी खेलूंगा। इतने में मार्कस खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज सुनते ही पूरी क्लास अजीब नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ, फिर नॉर्मल होकर बोलता हूँ, मार्कस, मिस पार्कर पहले ही कह चुकी है कि तुम नहीं खेल सकते। मेरी इंजरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खेल सकता हूँ। तुम्हारे एंकल में स्प्रेन है। इस कंडीशन में तुम बास्केटबॉल तो क्या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा नाम लिख दो, या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारा स्पॉटलाइट छीन लूंगा। ये सुनते ही क्लासरूम और भी शांत हो जाता है। मैं मार्कस को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो हमेशा से ऐसा ही था, जिद्दी और उल्टा जवाब देने वाला। लेकिन आज वो पहले से भी ज्यादा जिद पर उतर आया था। मुझे लगता है मिस पार्कर तुम्हें पहले ही सब कुछ क्लियरली समझा चुकी हैं। बकवास बंद करो। बस इतना बताओ, मेरा नाम लिखोगे या नहीं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। इतनी फालतू बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, तुम्हें बस डर है कि मैं तुम्हारा स्पॉटलाइट छीन लूंगा, है ना? पहले भी तुम ऐसा कर चुके हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बेटर बास्केटबॉल खेलता हूँ। तुमने मुझे खुद ही टीम से निकाल दिया था। ईथन, तुम एक डरपोक हो। मार्कस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधा जवाब दूंगा। होश में आते ही शर्म और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। ये देखकर केविन फट पड़ता है। पागल हो गए हो क्या? मिस पार्कर ने इतनी बार समझाया और तुम अभी भी ड्रामा कर रहे हो। ईथन सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए मना कर रहा है। तुम लंगड़ा रहे हो। इतना भी शुक्रगुजार नहीं हो सकते। मेरी भलाई? अपनी भलाई की बात करो। बस थोड़ी सी पावर मिल गई है और उसी का रौब दिखा रहा है। मैंने कहा ना मैं खेल सकता हूँ। मुझे रोकने वाला ये होता कौन है? हाँ, मेरे एंकल में स्प्रेन है, लेकिन 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये बस इसलिए मुझे रोक रहा है क्योंकि इसे डर है मैं इसका स्पॉटलाइट छीन लूंगा। तुम्हें लगता है हमें कुछ पता नहीं। तुम्हारे एंकल का चेकअप स्कूल इन्फर्मरी में हो चुका है। मिस पार्कर खुद कंफर्म कर चुकी हैं। फिर भी तुम यहाँ खड़े होकर बकवास कर रहे हो। और ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये पूरी क्लास का मैटर है। क्लास सबसे पहले आती है। क्या तुम सिर्फ अपनी
जिद के लिए पूरी क्लास को प्रॉब्लम में डाल दोगे? मार्कस का चेहरा कभी लाल पड़ता कभी सफेद। वो दांत भींचकर सीधा मेरी तरफ देखता है जो सामने खड़ा था। ईथन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरा एंकल 2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो बताओ मेरा नाम लिखोगे या नहीं? नहीं, मैं बिना एक सेकंड सोचे सीधा जवाब दे देता हूँ। मार्कस वैसे सच में बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, लेकिन जैसे केविन ने कहा था उसके एंकल की इंजरी काफी सीरियस थी। 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक होने वाली नहीं थी, शायद उससे ज्यादा टाइम लगता। और टीम की फाइनल लिस्ट आज ही बन रही ताकि अगले 2 दिन सब साथ प्रैक्टिस करके टीम वर्क बना सके। मान लो मार्कस सच में 2 दिन बाद ठीक भी हो जाता, फिर भी बिना प्रैक्टिस और टीम कोऑर्डिनेशन के उसका मैच खेलना बेकार होता। ऐसी सिचुएशन में मैं किसी भी हाल में मार्कस का नाम टीम में नहीं लिख सकता। मार्कस का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो गुस्से में सिर्फ एक लाइन बोलता है, मेरे बिना बस हारने का इंतजार करना। इतना कहकर वो मुड़कर चला जाता है। इसे हुआ क्या है? हाँ यार, वैसे भी ये खेलने लायक नहीं था, फिर भी जिद कर रहा था और जाते जाते हमें हारने की बद्दुआ दे गया। मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसा इंसान है। मैंने तो सुना था बास्केटबॉल को बहुत सीरियसली लेता है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता था, लेकिन इसके तो सच में इश्यूज हैं। क्लासरूम में धीमी धीमी फुसफुसाहट चलने लगती है। लॉरेन की नजर उस डायरेक्शन में चली जाती है जहां से मार्कस अभी गया था। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार उसका असली चेहरा देख रही हो। अचानक उसे वो सारे पुराने इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं जब मेरा और मार्कस का झगड़ा हुआ करता था। तब क्योंकि उसे लगता था मार्कस ने कभी उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो हमेशा सोचती थी कि मुझे ही मार्कस को समझना चाहिए। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद वो शुरू से ही गलत थी। शायद उन सब सिचुएशंस में मार्कस ही बिना वजह ड्रामा करता था। ये सोचते ही लॉरेन के दिल में फिर से दर्द उठता है। जब तक ईथन उसकी परवाह करता था उसने कभी उसकी वैल्यू नहीं समझी, और अब जब वो सब खो चुकी थी तब उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें कितनी कीमती होती हैं। प्लेयर्स के अलावा हमें 2 सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए। कोई वॉलंटियर करेगा? मेरे हिसाब से सपोर्ट स्टाफ में दोनों गर्ल्स होनी चाहिए, इससे प्लेयर्स और मोटिवेटेड रहेंगे। मैं करूंगे। लॉरेन की आवाज सुनते ही काफी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉरेन खुद से इस तरह वॉलंटियर करेगी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं उसकी आंखों में दिख रही उम्मीद को देखता हूँ और हल्की सी हाँ में सर हिला देता हूँ। ठीक है। मेरा हाँ कहना सुनते ही लॉरेन चैन की सांस लेती है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी मुट्ठी कस लेती है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए उसे ईथन से माफी लेनी ही होगी। दूसरी तरफ मार्कस सिर उठाता है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींचता है कि हड्डियां तक चटकने लगती हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका सारा जोश निकल जाता है और वो बिल्कुल मुरझा जाता है। अगर तुम्हें लगता है मैं बात करने लायक हूँ तो कर लो। स्कूल में बास्केटबॉल फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज हुआ है। टीचर ने ईथन को उसका इंचार्ज बनाया। मैं भी टीम में आना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। जितना मार्कस बोलता जाता है उतना ही उसका बिल भारी होता जाता है। उसके हाथ हल्की सी कांपने लगते हैं। ऑस्कर फिक्र से मार्कस के पैर की तरफ देखता है। मार्कस तुरंत बोल पड़ता है, मेरा पैर 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ 2 दिन रुक सकता था। फिर मेरा नाम टीम में क्यों नहीं लिखा? उसने फिर से मुझे छोड़ दिया। मार्कस को इतना इमोशनल देखकर ऑस्कर उसे शांत करने की कोशिश करता है। काफी देर बाद जब मार्कस थोड़ा नॉर्मल होता है तब ऑस्कर बोलता है, इस बार ईथन सही है। तुम वैसे भी इस मैच के लिए फिट नहीं हो। मान लो एंकल 2 दिन में ठीक भी हो गया, फिर भी रिकवरी टाइम तो चाहिए ही होता है। सीधा मैच खेलना ठीक नहीं होता। तुम खुद बास्केटबॉल प्लेयर हो, ये बात तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। इस बार की बात अलग है, लेकिन पिछली बार भी उसने मुझे छोड़ दिया था। पिछली बार मतलब सालों पहले वाला बास्केटबॉल टूर्नामेंट। ऑस्कर, तुम्हें याद है ना? ऑस्कर धीरे से सिर हिला देता है। मार्कस ने उस वक्त भी उसे पूरी बात कभी नहीं बताई। हाँ, ऑस्कर को इतना जरूर महसूस हुआ था कि उन दिनों मार्कस बहुत उदास रहता था, लेकिन ऑस्कर कभी किसी की पर्सनल बात में जबरदस्ती घुसने वाला इंसान नहीं था, इसीलिए उसने कभी मार्कस से वजह नहीं पूछी। उस वक्त मुझे लगता था ईथन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए जैसे ही बास्केटबॉल टूर्नामेंट की बात पता चली मैं तुरंत उसके पास गया और बोला कि हम साथ में टीम बनाएंगे। और पता है उसने क्या किया? उसने पूरी टीम बना ली, लेकिन मुझे ही बाहर रख दिया। उसे लगा मैं सिर्फ उसके लिए बोझ हूँ, इसलिए उसने मुझे टीम से निकाल दिया। दूसरे लोगों के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? मैं तो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। तो बात ये थी, उस वक्त वो जीत गया था और मैच के बाद वो खुद मेरे पास आया था अपनी जीत दिखाने। क्या उसे लगा था मैं उसके लिए खुश होऊंगा? उसकी हर बात मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। वो जितना बोलता गया मेरे दिल में उसके लिए नफरत उतनी ही बढ़ती गई। क्या तुमने कभी ये सोचा कि शायद बात वैसी नहीं थी? शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो? क्योंकि मैं ईथन को जानता हूँ, वो ऐसा इंसान नहीं है। इम्पॉसिबल। मेरी खुद की मॉम ने मुझे ये बात बताई थी। उस वक्त मैं टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा था, तब ईथन ने मेरी मॉम से कहा था कि टीम ऑलरेडी फुल हो चुकी है, मेरे लिए कोई जगह नहीं बची, इसलिए मुझे टूर्नामेंट छोड़ना पड़ेगा। तुम भी ईथन को अच्छी तरह जानते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि वो ऐसा कर सकता है? इस दुनिया में सबसे बेकार चीज है किसी और पर भरोसा करना। जितना ज्यादा ट्रस्ट करोगे आखिर में उतना ही ज्यादा दर्द मिलेगा। मार्कस को धीरे धीरे और ज्यादा ऑब्सेशन में डूबता देख ऑस्कर कुछ नहीं बोलता। वो जानता था कि इस वक्त जो भी कहेगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। मार्कस अपनी ही कहानी को सच मानकर उसी से चिपका हुआ था। ऑस्कर चाहे कुछ भी बोल दे, मार्कस उसकी बात कभी नहीं मानेगा। ऑस्कर कभी किसी पर अपनी बात थोपने वाला इंसान नहीं था, ना ही वो किसी को जबरदस्ती वो बात सुनाता था जो सामने वाला सुनना ही न चाहे। लेकिन एक बात वो दिल से जानता था, ईथन ऐसा इंसान कभी नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और जिस दिन मार्कस को सच पता चलेगा उस दिन उसे जरूर पछतावा होगा। कितनी अजीब दुनिया है। लोग कहते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अपनी इमोशंस के सामने इतनी
आसानी से बह जाते हैं कि आखिर में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। इंसान वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रेफरी की विसल बजती है। बास्केटबॉल कोर्ट के चारों तरफ से जोर जोर की चीयरिंग गूंजने लगती है। हर क्लास की गर्ल्स चीयर लीडर्स की तरह अपनी टीम को चीयर कर रही होती हैं। दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी मैच देखने आ गए थे। कई लोगों की आंखों में एक्साइटमेंट और थोड़ी सी जेलेसी भी थी। अरे वो ईथन है ना, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, मैं इसे पहले से जानता हूँ, मैंने इसे खेलते देखा है। मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, बाकी टैलेंट का तो आइडिया ही नहीं था। वो जस्टिन और उसके ग्रुप के साथ बास्केटबॉल खेलता है और उस ग्रुप का स्टार प्लेयर भी ईथन ही है। बस अफसोस की बात है मार्कस नहीं खेल रहा। वो भी काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अगर वो भी होता तो उनकी क्लास की जीत तो पहले से ही पकी थी। मार्कस कोर्ट के एकदम पीछे कंक्रीट की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था। वहाँ का खुशियों भरा माहौल उसके लिए बिल्कुल अनजान सा लग रहा था। कोर्ट पर मैं अभी अभी बॉल पकड़ता हूँ, एक तेज क्रॉसओवर करता हूँ और डिफेंडर को पीछे छोड़कर बास्केट की तरफ बढ़ता हूँ। बास्केट के पास पहुंचते ही सामने वाली टीम के दो प्लेयर्स मुझे रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसे एक्टिंग करता हूँ जैसे शॉट मारने वाला हूँ। दोनों प्लेयर्स एक साथ हवा में उछल जाते हैं। मैं तुरंत नीचे उतरकर बॉल अपने टीममेट को पास कर देता हूँ। दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। मेरा टीममेट 2 कदम आगे बढ़कर आसानी से लेअप कर देता है। स्विश, बॉल सीधा नेट में गिरती है और साइड लाइन पर खड़े स्टूडेंट्स जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। क्लास 3 के प्लेयर्स इंडिविजुअली सामने वाली टीम जितने स्किल्ड नहीं थे, लेकिन मेरी प्ले मेकिंग की वजह से पूरी टीम अलग ही लेवल पर खेल रही थी। ये देखकर सामने वाली टीम बस मजबूरी में सर हिला देती है। मेरी पासिंग और प्ले मेकिंग उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। सच में बिल्कुल पहले की तरह ही कमाल का प्लेयर है। मुझे अब भी याद है, उस वक्त मैं सिर्फ एक कोने में चुपकर ये मैच देख रहा था। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है उस वक्त सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही था। मार्कस फिर अपनी नजर लॉरेन की तरफ घुमाता है। लॉरेन बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे सिर्फ मैं ही उसकी दुनिया हूँ। मार्कस ये सब देखकर और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी जमीन पर दे मारता है। तभी रेफरी की तेज विसिल गूंजती है और वो जोर से अनाउंस करता है, गेम ओवर, क्लास 3 विंस। ये सुनते ही क्लास 3 के स्टूडेंट्स खुशी से उछल पड़ते हैं। रोज के बोरिंग स्कूल लाइफ के बीच ऐसी जीत उनके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं थी। लॉरेन, मिस पार्कर और बाकी सब लोग आगे बढ़कर हमें कांग्रेचुलेशंस देने लगते हैं। पूरी क्लास 3 दौड़कर मेरे आसपास जमा हो जाती है। मार्कस दूर खड़ा ये सब देखता रहता है। जितना वो इस खुशी को देखता है उतना ही खुद को अकेला और बेगाना महसूस करता है। उसके दिल की कड़वाहट और बढ़ती जाती है। उसने न जाने कितनी बार इमेजिन किया था अगर उस वक्त ईथन ने उसे नहीं छोड़ा होता तो आज ये जीत दोनों साथ सेलिब्रेट कर रहे होते, लेकिन ईथन ने ऐसा नहीं किया। ईथन ने उसे छोड़ दिया था। मार्कस धीरे से खड़ा होता है और बिना किसी को कुछ कहे अकेला ही बास्केटबॉल कोर्ट से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मार्कस क्लासरूम में वापस आ जाता है। कुछ ही देर में क्लास 3 के बाकी स्टूडेंट्स भी लौट आते हैं। सब लोग जीत की खुशी में डूबे हुए थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। क्लास प्रेसिडेंट, आज तो बहुत स्पेशल दिन है, हमें ट्रीट में बबल टी तो बनती है ना? हाँ यार, इतनी बड़ी जीत और बबल टी ना मिले तो सेलिब्रेशन अधूरा लगता है। क्लास प्रेसिडेंट प्लीज ना, कैसी बबल टी, इतनी भी जल्दी क्या है? मिस पार्कर तुम सबके लिए पहले ही बबल टी अरेंज कर चुकी हैं। ये सुनते ही पूरी क्लास खुशी से चीयर करने लगती है। ये सब देखकर मार्कस के अंदर दबा हुआ गुस्सा फट पड़ता है, खासकर जब पास बैठे लोग अभी भी मेरी तारीफ कर रहे होते हैं। सिर्फ एक मैच ही तो जीते हो, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे जिंदगी में पहली बार जीते हो, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास पर जैसे ठंडे पानी की बाल्टी गिर जाती है। एक पल में सब चुप हो जाते हैं। इस वक्त मार्कस की बातें बहुत कड़वी और चुभने वाली लग रही थी। क्लास प्रेसिडेंट का चेहरा उतर जाता है। वो मार्कस की तरफ देखकर बोलता है, मार्कस, सब लोग इतनी मुश्किल से थोड़ा खुश हुए हैं, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? कोई बहुत बड़ा मैच थोड़ी था, ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया हो। कुछ लोग बस उन्हीं के साथ खेल सकते हैं जिनको खेलना ही नहीं आता, और अगर सच में किसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ मैच हो वो तो। मार्कस ठंडी सी हंसी हंसाकर क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। पीछे सिर्फ उसकी पीठ रह जाती है और पूरी क्लास उसे देखती रह जाती है। आगे खड़ा क्लास प्रेसिडेंट बहुत ऑकवर्ड फील करता है। क्लास प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार उसे ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ रही थी। तभी मैं आगे बढ़कर माहौल संभालता हूँ। गाइस सॉरी, वो असल में मुझे टारगेट कर रहा था, लेकिन ये जीत उतनी छोटी नहीं है जितनी उसने बताई है। हम सब ने अपनी पूरी मेहनत लगाई थी और ये रिजल्ट हमने खुद जीता है, किसी से छीना नहीं है, इसलिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा। क्लास का मूड थोड़ा वापस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मार्कस की बातों के बाद पहले वाली एक्साइटमेंट फिर भी पूरी तरह वापस नहीं आ पाती। दूसरी तरफ मार्कस तेज कदमों से स्कूल के बाहर निकल जाता है। तभी सामने से कुछ लोग उसकी तरफ आते दिखते हैं। उन्हें देखते ही मार्कस एक पल के लिए रुक जाता है। उसका पहला रिएक्शन होता है पलट कर चले जाना। जैसे उस दिन के बाद से जब भी वो इन लोगों को देखता था उसे इंस्टिंक्टिवली लगता था कि ये सब उससे एक लेवल ऊपर है। ये फीलिंग उसे अंदर तक परेशान करती थी। मार्कस, जस्टिन हमेशा से अपनी ब्राइट और फ्रेंडली स्माइल के लिए जाना जाता था और इस वक्त भी उसके चेहरे पर वही चमकती हुई स्माइल थी, लेकिन मार्कस को वो स्माइल सिर्फ चुभले वाली लग रही थी। अरे कितने दिनों बाद मिले? हाँ काफी टाइम हो गया। अभी स्कूल से निकले हो? ईथन कहाँ है? तुम दोनों तो हमेशा साथ ही रहते थे ना? मुझे आज थोड़ा काम था इसलिए मैं पहले ही निकल आया। अच्छा, कहीं मैं तुम्हें रोक तो नहीं रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुना तुम्हारी क्लास का किसी और क्लास के साथ फ्रेंडली बास्केटबॉल मैच था, मैं देखने आना चाहता था लेकिन मिस हो गया। कैसा रहा? तुम लोग जीत गए ना? मुझे पता है
ईथन तो हमेशा से ही सॉलिड प्लेयर रहा है। हाँ, हम जीत गए। मार्कस जबरदस्ती मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान देखकर जस्टिन को थोड़ा अजीब लगता है। जस्टिन के पास खड़ा एक लड़का हंसते हुए बोलता है, ये सब देखकर मुझे सालों पहले वाला बास्केटबॉल टूर्नामेंट याद आ गया। अगर वो टूर्नामेंट नहीं होता तो शायद हम कभी मिलते ही नहीं। हाँ, मैं और ईथन तो पहले लड़ते थे, बाद में दोस्त बने। उसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मैंने सुना था उसने उस टूर्नामेंट को बहुत सीरियसली लिया था। बस अफसोस ये रहा कि तुम नहीं खेल पाए। मैं तो तुम्हारे लिए सब्स्टिट्यूट बनने वाला था, लेकिन फिर तुम्हारी मॉम आई और बोली कि तुम्हारा क्रैम स्कूल में एडमिशन हो गया है, इसलिए तुम्हें टूर्नामेंट छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त तुम सोच क्या रहे थे? सब कुछ पहले ही डिसाइड हो चुका था और फिर अचानक तुम आए ही नहीं। ईथन ने तो उस वक्त तुम्हारी तरफ से बात भी की थी। सच कहूँ तो उन पुराने टूर्नामेंट की बातें सुनते ही मार्कस के अंदर अजीब सी घुटन होने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो उनकी बात सुनता जाता है उसका पूरा बदन कांपने लगता है। क्या कहा तुमने? तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। अभी तुमने क्या कहा? दोबारा बोलो। मार्कस अचानक आगे बढ़कर उस लड़के के कंधे पकड़ लेता है। वो लड़का हैरान होकर मार्कस को देखता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। जस्टिन भी कुछ गड़बड़ महसूस करता है और समझाते हुए बोलता है, टूर्नामेंट से एक रात पहले तुम्हारी मॉम हमसे मिलने आई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा क्रैम स्कूल में एडमिशन हो गया है, इसलिए तुम टूर्नामेंट नहीं खेल पाओगे। हम सब उस वक्त बहुत गुस्से में थे, इतनी देर से तैयारी कर रहे थे और लास्ट मोमेंट पर ये सब हो गया। लेकिन ईथन ने कहा था जरूर कोई मजबूरी रही होगी, अब जो है उसी के साथ मैच खेलना पड़ेगा। सच बताऊं तो उस वक्त हम सब तुमसे काफी नाराज थे, किसी का भी तुमसे बात करने का मन नहीं था, लेकिन वक्त के साथ सब नॉर्मल हो गया और वैसे भी हम मैच जीत गए थे, हारे नहीं थे, वरना शायद हम कभी ये बात भूलते ही नहीं। ये सब सुनते ही मार्कस पर जैसे बिजली गिर पड़ती है। उसका चेहरा धीरे धीरे बिल्कुल सफेद पड़ने लगता है। उसके दिमाग में ऑस्कर की बात गूंज उठती है, ईथन ऐसा इंसान नहीं है। हाँ, ईथन कभी भी ऐसा इंसान लगता ही नहीं था। मार्कस के पूरे शरीर में ठंडी सी सिरहन दौड़ जाती है और वो अनजाने में खुद में सिमट जाता है। जस्टिन फिक्र से उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए पूछता है, मार्कस तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। इतना कहकर मार्कस सबको जल्दी से अलविदा बोलता है और पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे हर हाल में सच जानना था, आखिर उस वक्त हुआ क्या था? वो ठीक तो है ना? थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने सुना था उसके पैर में चोट लगी है, लेकिन अभी तो ठीक ही लग रहा था। शायद उस पुराने टूर्नामेंट की वजह से हो। छोड़ो यार, इतनी पुरानी बात है, अब उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। धाम, घर का दरवाजा जोर से खुलता है और मार्कस गुस्से में अंदर घुस आता है। शेरिल ड्राइंग रूम में बैठी मटर छील रही होती है। मार्कस को देखकर वो मुस्कुराती है। आ गए तुम? मार्कस सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज हो चुकी थीं। उस बास्केटबॉल टूर्नामेंट के बारे में तुमने मुझसे कहा था कि ईथन ने टीम भर ली थी और मेरे लिए जगह नहीं बची थी, याद है? शेरिल एक पल के लिए रुकती है। इतनी पुरानी बात, लगभग 4 साल हो गए। तब मैं टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा था और तुमने खुद मुझे जाने की परमिशन दी थी। हाँ वो बात, क्या हुआ उसका? अचानक अब क्यों पूछ रहे हो? बहुत पुरानी बात हो गई। क्या सच में टीम फुल हो गई थी? हाँ बिल्कुल, अभी मेरी मुलाकात उन पुराने टीममेट से हुई। उन्होंने मुझे सच बताया। उन्होंने कहा तुम खुद उनके पास गई थी और बोला था कि मेरा क्रैम स्कूल में एडमिशन हो गया है, इसीलिए मैं टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा। इतनी पुरानी बात को लेकर अब क्यों बैठे हो? वो बात खत्म हो चुकी है। नहीं, वो खत्म नहीं हुई। मुझे सच जानना है, आखिर हुआ क्या था? मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? शेरिल को जैसे किसी ने काट लिया हो। वो तुरंत गुस्से में आ जाती है। उसकी ये बात सुनते ही मार्कस को समझ आ जाता है कि ये सच है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। गुस्से पर काबू न रख पाते हुए वो जोर से चिल्लाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे टूर्नामेंट में खेलने क्यों नहीं दिया? तुम्हारे ग्रेड्स की वजह से ईथन टूर्नामेंट खेल सकता था क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे थे और उस वक्त तुम क्लास के सबसे नीचे वाले स्टूडेंट्स में थे। ऐसी हालत में भी तुम बास्केटबॉल खेलना चाहते थे। अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ बास्केटबॉल में लग जाता तो। शेरिल जोर से टेबल पर हाथ मारती है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। मार्कस के हाथ हल्की सी कांपने लगते हैं। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि ईथन ने मुझे टीम से निकाल दिया? मैं तुम्हारी नेचर को अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा कहा था ताकि तुम ईथन को अपना राइवल समझो, उसे अपना रोल मॉडल बनाओ और फिर उससे आगे निकलने के लिए मेहनत करो। और देखो आज तुम मेरी बात मानते हो ना? तुमने कितनी मेहनत की उसके बराबर पहुंचने के लिए, इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया और बास्केटबॉल में भी अब तुम मुझसे कम नहीं हो। क्या ये अच्छी बात नहीं है? अगर इतनी अच्छी बात है तो फिर तुम हमेशा क्यों कहती रही कि मैं कभी ईथन के बराबर नहीं हो सकता? मार्कस की इल्जाम भरी आवाज सुनकर शेरिल के दिल में एक पल के लिए गिल्ट जरूर जाता है, लेकिन माँ होने के अपने घमंड की वजह से वो फिर भी अपना सर नहीं झुकाती। जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को वहीं रहने दो। बस इतना याद रखो, मम ने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, बस वही मैटर करता है। वो बात खत्म नहीं हुई, वो कभी खत्म नहीं हुई। मार्कस अपना होश खो बैठता है और शेरिल पर जोर से चिल्ला उठता है। चिल्लाते हुए वो मुड़ता है और सीधा अपने रूम में घुस जाता है। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। शेरिल का चेहरा बिल्कुल सख्त हो जाता है। उसके दिल में भी नाइंसाफी का एहसास भर जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मार्कस आज उससे इस तरह बात करेगा। क्या उसने जो कुछ भी किया सब उसकी भलाई के लिए नहीं था? क्या उसे लगता है ये सब करके शेरिल खुद खुश थी? आखिर बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? दूसरी तरफ मार्कस दरवाजे से पीठ लगाकर धीरे से नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों के कोने से आंसू बहने लगते हैं। सिर्फ इसी एक बात की वजह से वो और ईथन सालों तक एक दूसरे से दूर होते गए। इसी बात को लेकर उसके दिल में ईथन के लिए नफरत और कड़वाहट भर गई थी। इसी वजह से उसने ईथन के साथ इतनी बुरी तरह बर्ताव किया। नहीं, मुझे उससे माफी मांगनी होगी। मुझे
जरूर माफी मांगनी होगी। अचानक मार्कस को कुछ याद आता है। वो जल्दी से अपना फोन निकालता है। कॉन्टैक्ट्स में जाकर उस फेमिलियर नाम पर उसकी उंगली रुक जाती है। वो बहुत देर तक बस उस नाम को देखता रहता है, लेकिन कॉल करने की हिम्मत उसमें नहीं होती। मैं किस मुंह से उससे माफी मांगू? मैंने ईथन को इतना दर्द दिया है। काफी देर चुप बैठने के बाद मार्कस मैसेजिंग ऐप खोलता है। ईथन, आई एम सॉरी, इतने सालों तक गलती मेरी ही थी। मैं हमेशा ये मानता रहा कि उस बास्केटबॉल टूर्नामेंट में तुमने दूसरों के लिए मुझे छोड़ दिया था, और वही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अपना सारा दिल खोलकर इतना लंबा मैसेज लिखने के बाद भी मार्कस वहीं रुक जाता है। वो सेंड बटन दबा ही नहीं पाता। आखिर में उसका ईगो उस पर भारी पड़ जाता है। मैं वाकई कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। वो अपने घुटनों को बाहों में भरकर चुपचाप बैठा रहता है। अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। ब्रेक के टाइम में स्कूल बिल्डिंग के सामने वाले ग्राउंड के पास आलसी अंदाज में टेक लगाकर खड़ा था और सीढ़ियों से नीचे उतरते स्टूडेंट्स को देख रहा था। शायद सब लोग पीई क्लास के लिए जा रहे थे। केविन मुस्कुराते हुए मेरे पास आता है और कंधे पर हाथ रखकर बैठ जाता है। मैं सोच रहा था तुम कहाँ गायब हो गए? पता चला यहाँ बैठे हो। बस थोड़ी फ्रेश एयर लेने आ गया था। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। सर्दी हो गई क्या? नहीं, बस तुम जानते हो ना, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स अभी भी होते हैं, इसलिए टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो। केविन अभी तक मेरी इलनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो मेरे सामने इस बारे में ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता था। हम दोनों यूं ही थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे। तभी लॉरेन धीरे धीरे चलती हुई हमारे सामने आ खड़ी होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले केविन को लगता था कि लॉरेन ही वो लड़की है जो मुझे सबसे अच्छी तरह समझती है और मेरे लिए सबसे सही है, लेकिन जो कुछ पहले हुआ था उसके बाद उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब लॉरेन के लिए उसका एटीट्यूड बिल्कुल उल्टा हो गया था। लॉरेन केविन की ठंडी बात को इग्नोर करती है और जबरदस्ती हल्की सी मुस्कुराहट लाती है। ईथन, इस वीकेंड तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले जो कुछ हुआ था उसके बाद से लॉरेन कभी कभी खुद मुझे ढूंढने आ जाती थी। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। वो हमेशा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली और प्राउड रहती थी। अगर ये सब पहले होता तो शायद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन अब मेरे अंदर वैसा कोई एहसास नहीं बचा था। मैं केविन को इशारे से चुप रहने को कहता हूँ और लॉरेन की तरफ देखकर बोलता हूँ, जो कहना है यहीं कह दो। मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। पहले ये सब याद नहीं आया, अब माफी मांगने की याद आ रही है। फिर भी मेरे लिए लॉरेन बाकी सब लोगों से अलग थी, क्योंकि एक वक्त था जब मैं उसे सच में दिल से चाहता था। लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो इंतजार करते करते धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तुम्हें ये सब जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। तुमने उस वक्त वही किया जो तुम्हें सही लगा, बस इतनी सी बात है। उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना ही। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चाहे लॉरेन ये कड़वी बातें कितनी ही बार सुन ले, हर बार उसका दिल बुरी तरह दुख उठता है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन हर इंसान से गलती होती है। हम इतनी सारी चीजें साथ में गुजारे हैं। क्या तुम वाकई सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से? लॉरेन, तुम जो बातें कर रही हो उनका मुझसे क्या लेना देना है? हमारे बीच कभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ था तो खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनते ही लॉरेन का पूरा बदन बेइख्तियार कांप उठता है। तुम अब जाओ। वो हल्की सी कांप जाती है। उसे पता था कि अगर वो आज यहाँ से चली गई तो शायद उसे दोबारा कभी मौका न मिले। वो सर उठाकर सीधा मेरी आंखों में देखती है। ईथन, गलती मेरी थी। मैं बस तुमसे एक मौका मांग रही हूँ, सिर्फ एक मौका। इस बार मैं तुम पर दोबारा कभी शक नहीं करूंगी। क्या फायदा? हमारे बीच कभी कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। नहीं, फ्यूचर इंसान खुद बनाता है, वो ऊपर से लिख कर नहीं आता। हम दोनों मिलकर अपना अच्छा फ्यूचर जरूर बना सकते हैं। ये कहते वक्त लॉरेन के चेहरे पर पहली बार इतनी मजबूत डिटर्मिनेशन दिख रही थी। मैं कुछ देर के लिए खामोश हो जाता हूँ। एक वक्त था जब मैं दिल से चाहता था कि लॉरेन इसी तरह पूरे यकीन के साथ मुझे चुने। शायद मेरी जिंदगी में कभी किसी ने मुझे इतनी पक्की नीयत से नहीं चुना था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं बन सकता। मेरे चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर केविन चुपचाप अपना सर एक तरफ घुमा लेता है। उसके दिल में भी दर्द उठ रहा था। ईथन, बस करो, तुम बहुत कुछ कह चुके हो, अब तुम जाओ। इतनी बातों का क्या फायदा? पहले तुम कहाँ थी? लॉरेन एक बार केविन की तरफ देखती है, फिर मेरी तरफ और भी ज्यादा मजबूत नजरों से देखकर कहती है, ईथन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। ये सच है कि पहले मैंने तुम्हें कभी अपनाया नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी रिजेक्ट भी नहीं किया। गलती मेरी थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें खो दिया तब मुझे समझ आया कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। मैं हार नहीं मानूंगी। इतना कहकर वो सीधी स्कूल बिल्डिंग की तरफ चल देती है। केविन धीरे से गाली देता है और फिक्र भरी नजरों से मेरी तरफ देखता है। वो सबसे अच्छी तरह जानता था कि एक वक्त में मैं लॉरेन से कितना प्यार करता था। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा इसी बात का डर था कि कहीं लॉरेन की बातों से मेरा दिल दोबारा ना हिल जाए। मैं ठीक हूँ। केविन हमदर्दी से मेरे कंधे पर हाथ रखता है। जो भी हो जाए, लड़कियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई हमेशा साथ खड़े रहते हैं। सब कुछ अकेला मत सहना। थैंक्स। अगले जन्म में भी हम भाई ही रहेंगे। सिर्फ अगले जन्म में नहीं, उसके बाद वाले जन्म में भी। हर जन्म में तू और मैं भाई ही रहेंगे। इन अंधेरे दिनों में मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसे लोग भी थे जो सच में मेरी परवाह करते थे, जो बिना हिले मेरे साथ खड़े थे। तभी एक आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ आता है। केविन तुरंत खड़ा होकर मेरे सामने आ जाता है। क्या तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया है? एक के बाद एक चले आ रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा। साइड हो जाओ। मैं तुमसे मिलने नहीं आया। अगर मुझसे मिलने आते ना तो अब तक तुम्हें गिरा चुका होता। आखिर चाहिए क्या तुम्हें? मार्कस गुस्से और बेचैनी से पागल हुआ जा रहा था। वो इस वक्त बस मुझसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन केविन उसके सामने दीवार
दीवार बनकर खड़ा था। केविन सिर्फ भौं चढ़ाकर उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा ताने भरा स्माइल देता है। क्या? दोबारा बोल, अभी साइड हो जाओ, ड्रामा मत करो। अगर मैं साइड ना हुआ तो क्या कर लोगे? मार्कस गुस्से से कांप उठता है। वो लंबा और ताकतवर जरूर था, लेकिन अगर सच में केविन से फाइट हो जाती तो कुछ ही मूव्स में हार जाता। अपने सीने में उठते गुस्से को दबाकर वो गहरी सांस लेता है। मुझे ईथन से कुछ जरूरी बात करनी है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ईथन मेरा भाई है, मेरा सबसे करीबी दोस्त। जो भी कहना है मुझे कह सकते हो। मार्कस कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। ईथन मेरा भाई है। केविन के मुंह से ये लफ्ज सुनकर उसके दिल में अजीब सा दर्द उठता है। उसकी आवाज और तेज हो जाती है। मैं तुमसे बात करने नहीं आया, मुझे ईथन से बात करनी है। इतना कहकर वो केविन के पास से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन केविन एक बड़ा कदम आगे बढ़कर फिर उसका रास्ता रोक लेता है। रास्ता बंद है, हटो। क्या फाइट करनी है तुम्हें? मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे वाकई ईथन से कुछ जरूरी बात करनी है, रहने दो। केविन इस लड़के को अच्छी तरह समझ चुका था। पहले ईथन के साथ जो कुछ इसने किया क्या सब भूल गया? अब यहाँ आकर सीधा साधा बनने का ड्रामा कर रहा है। मार्कस फ्रस्ट्रेशन से पागल होने वाला था। बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, तब तो मुझे जाने दोगे? तुम जो मर्जी कर लो, मेरे होते हुए तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। मार्कस बिल्कुल चुप हो जाता है। इस बार वो सच में माफी मांगने आया था। वो दिल से चाहता था कि ईथन उसे माफ कर दे, लेकिन कुछ बातें दूसरे लोगों के सामने उसके मुंह से निकल ही नहीं रही थी। और वो केविन को भी अच्छी तरह जानता था। अगर उसने सारी सच्चाई बता दी तो केविन पक्का उसकी अच्छी पिटाई करेगा। मार्कस धीरे से सांस छोड़ता है और बेचैनी से मुड़ जाता है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बाय, छोड़ने भी नहीं आऊंगा। मार्कस मुड़ते वक्त अपने ही पैर से टकरा जाता है और लगभग गिर पड़ता है। पूरी दोपहर केविन मेरे साथ ही चिपका रहता है। मार्कस को एक भी मौका नहीं मिलता और वो गुस्से में दांत पीसता रहता है। स्कूल की छुट्टी होते ही मार्कस अपनी क्लास के एक लड़के को रोक लेता है। काइल, एक काम करेगा? कैसा काम? वीकेंड आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ ईथन कहीं बाहर आए, तुम उसे बुला दो। तुम्हारा इरादा क्या है? अगर उसे नुकसान पहुंचाने का प्लान है तो मुझे बीच में मत लाना, मैं इन सब में नहीं पड़ूंगा। तुम्हारी नजर में क्या मैं बस लोगों को ही नुकसान पहुंचाता हूँ? दूसरों के साथ शायद नहीं, लेकिन ईथन के साथ कह नहीं सकता। किसी और को बोल दो, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस उसे बाहर घूमने के लिए बुलाना चाहता हूँ। मार्कस की बात सुनकर काइल उसे शक भरी नजरों से देखता है। मार्कस बेचैन और मजबूर होकर बोलता है, अगर यकीन नहीं है तो और लोगों को भी बुला लेना, सारा खर्चा मैं दूंगा। आखिर तुम्हारा असली प्लान क्या है? मार्कस का मन करता है उसे वहीं एक थप्पड़ लगा दे। मैंने जो कहा है बस वही कर दो, कुछ बुरा नहीं होगा, प्रॉमिस। जगह तुम खुद डिसाइड कर लेना। अब तो ठीक है, मैं प्लेस डिसाइड करके तुम्हें बता दूंगा। मार्कस सिर हिला देता है। उधर मैं और केविन क्लासरूम से बाहर निकल रहे होते हैं। काइल मुस्कुराते हुए हमारे पास आता है। ईथन, इस वीकेंड फ्री हो? चलो बीच चलते हैं। बीच? हाँ, हम बास्केटबॉल मैच जीते हैं ना। फ्रेंडली मैच ही सही, लेकिन मूड अभी भी हाई है, इसलिए सोचा वीकेंड पर कुछ क्लासमेट्स के साथ हैंग आउट करते हैं। और वैसे भी इस बार तुम MVP थे, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही इन्वाइट कर रहा हूँ। कब से इतना अच्छा बन गया तू? इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? मैं तो हमेशा से टीम प्लेयर रहा हूँ, काइंड और फ्रेंडली। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। पहले घर के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से मैं ऐसी आउटिंग्स में बहुत कम जा पाता था। शायद इस बार जाना एक अच्छा चेंज होगा। पक्का, फिर मैं बाकी सबको भी इन्वाइट करता हूँ। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। छोड़ो भी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो मुझे समंदर में थोड़ी धक्का दे देगा। वैसे भी तुम्हें धक्का देने का कोई फायदा नहीं, तुम तो स्विमिंग के एक्सपर्ट हो। मुझे याद नहीं किसी ने मुझे ये टाइटल दिया हो। अच्छा टाइटल है। देखते ही देखते एक दिन निकल जाता है और वीकेंड आ जाता है। वीकेंड पर बीच हमेशा की तरह काफी लाइवली था। थोड़ी दूर बारबेक्यू और ग्रिल के स्टॉल्स लगे हुए थे। लोग इधर उधर घूम रहे थे और पूरा माहौल एनर्जी से भरा हुआ था। इस वक्त ज्यादा गर्मी भी नहीं थी। समंदर की नमकीन हवा चेहरे से टकराती थी और एक अजीब सी फ्रेशनेस का एहसास करवाती थी। यहाँ आते ही मेरे दिल को एक अलग ही सुकून और खुलापन महसूस हुआ। आसमान का नीला रंग और समंदर का नीला रंग दोनों केक जैसे लगते जरूर हैं, लेकिन असल में बिल्कुल अलग होते हैं। और ऐसे लम्हों में मुझे ये बात और भी गहराई से महसूस होती थी। तो फिर स्विमिंग करने चले। काइल सामने खड़ी लड़कियों की तरफ थोड़ी शरारती नजर से बोलता है। उसका चेहरा देखते ही सब लड़कियां चुपचाप उससे थोड़ा दूर हट जाती हैं। अरे यार, टेक्निकली आज का होस्ट तो मैं हूँ और सब मुझे ही इग्नोर कर रहे हैं। केविन हंस पड़ता है और उसके कंधे पर हाथ मारकर मजाक उड़ाता है। आदत डाल लो, असली प्रॉब्लम ये है कि तुम हैंडसम नहीं हो, वरना तुम्हारी ये लाइंस इतनी क्रीपी नहीं लगती। यार, ये बात इतनी जोर से बोलने की जरूरत थी क्या? बस मान लो मैंने कुछ नहीं कहा। पानी में चल के थोड़ा स्विम करें? नहीं, सच कहूँ तो चाहे मैं हूँ या बाकी क्लासमेट्स, इस वक्त किसी का भी समुद्र में उतरने का मन नहीं था। सब बस यहाँ रिलैक्स करने और एंजॉय करने आए थे। कितनी अफसोस की बात है, मैं तो सोच रहा था तुम्हारे साथ रेस लगाऊंगा। रेस किस बात की? हर बार तुम हारते और मैं जीता हूँ, अब उसमें कोई मजा ही नहीं रहा। इसीलिए तो तुम्हारे पीपल स्किल्स जीरो हैं। दोस्त होने के नाते कम से कम एक बार तो जानबूझकर मुझसे हार जाते, अगली बार पक्का। ठीक है, पक्का। हमसे थोड़ी दूर लॉरेन ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही ना हो, लेकिन उसके कान हमारी हर बात सुन रहे थे। हमारी बातें सुनकर वो थोड़ी सरप्राइज हो गई। उसे कोई ये तक नहीं पता था कि मुझे स्विमिंग भी आती है। उसे सिर्फ इतना पता था कि केविन बहुत अच्छा स्विमर है। तभी लॉरेन को अचानक कुछ याद आता है, लेकिन वो याद पूरी तरह पकड़ में नहीं आ रही थी। हमारे पीछे कुछ दूर मार्कस ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा ही होगा, फिर भी उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। केविन तो चिपकने वाली फेविकॉल बना हुआ है, मुझे एक भी मौका नहीं दे रहा। क्या हुआ? छोड़ो, वो खुश लग रहा है, फिलहाल उसे ऐसे ही एंजॉय करने दो। तुझे हुआ क्या है? बीमार है क्या? सच बोलूं तो तेरा मुंह तोड़ने का मन कर रहा है। इतना कहकर मार्कस बिना कुछ और बोले वहां से चला जाता है। अरे, मैंने तो बस सच ही बोला था। सच में ये सब देखकर अजीब लग रहा है। काइल तो हमेशा मार्कस को ईथन के साथ पंगा लेते ही देखता आया था। अब उसे अचानक ईथन के साथ अच्छा बर्ताव करते देखना उसे बहुत वियर्ड लग रहा
था। तभी उसकी नजर दूर खड़ी लॉरेन पर पड़ती है। मुझे याद है इसी बीच पर मार्कस ने लॉरेन की जान बचाई थी। उसके बाद ही लॉरेन ने स्विमिंग सीखी और काफी अच्छी स्विमर बन गई थी। अचानक काइल रुक जाता है। 1 मिनट, ये बात तो ठीक नहीं बैठ रही। मुझे तो याद है मार्कस खुद भी कोई खास स्विमर नहीं था। छोड़ो, मुझे क्या लेने देना। बीच पर कुछ लड़कियां पहले ही अपने शूज उतारकर रेत में हंस हंस कर खेल रही थी। वो खुलकर दौड़ रही थी और रोज से कहीं ज्यादा खुश लग रही थी। कैसा लगा? व्यू मस्त है ना? मैं मुस्कुराते हुए कोकोनट ट्री के नीचे बैठ जाता हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। बस सोच रहा हूँ विवियन को पता चला तो वो क्या कहेगी। तुम मेरी कंप्लेंट तो नहीं करोगे ना? कौन जाने। तभी समुद्र की तरफ से तेज हवा का झोंका आता है और मुझे अचानक जोर की खांसी शुरू हो जाती है। मेरे मुंह में हल्का सा खून का टेस्ट आ जाता है। मैं बिना कुछ कहे अपने हाथ पर गिरा खून चुपचाप शर्ट पर साफ कर लेता हूँ। तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा? हमारी बात चल ही रही होती है कि लॉरेन बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद धीरे से हमारे पास आ जाती है। वो उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखती है। ईथन, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, चलो ना थोड़ा वॉक करते हैं। मैं भौं चढ़ाकर कुछ बोलने ही वाला होता हूँ कि वो जल्दी से कह देती है, शायद तुम पहली बार यहाँ आए हो। यहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जो तुमने नहीं देखी होंगी। मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। बिना सच जाने ही बीच में बोलने आ। तुम्हें पता भी है ईथन यहीं पर पार्ट टाइम जॉब करता था। इस जगह को तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानता है। केविन की बात सुनकर लॉरेन की मुस्कुराहट वहीं जम जाती है। वो इतनी ऑकवर्ड फील करती है कि जैसे तुरंत वहां से भाग जाए, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा लगता है। ईथन यहाँ पार्ट टाइम काम करता था? कब? तो मतलब ईथन स्विमिंग में भी बहुत अच्छा है। लेकिन मार्कस ने तो कहा था कि ईथन को स्विमिंग अच्छी तरह नहीं आती। अपनी ऑकवर्डनेस को इग्नोर करके लॉरेन मेरी तरफ देखती है। वो हर बात की सच्चाई जान लेना चाहती थी। तभी आगे से किसी की घबराई हुई चीख सुनाई देती है। कुछ गड़बड़ हो गई, एमा पानी में गिर गई। ये सुनते ही सब लोग घबराकर उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। तभी एक क्लासमेट जोर से चिल्लाता है, मार्कस जल्दी जाकर उसे बचाओ। तुमने पहले भी लॉरेन की जान बचाई थी ना, जल्दी। मेरी स्विमिंग इतनी अच्छी नहीं है और मेरा पैर भी ठीक नहीं है। मार्कस को तैरना तो आता था, लेकिन किसी को रेस्क्यू करना उसके बस की बात नहीं थी। मैं जाता हूँ। मैं बिना एक सेकंड सोचे सीधा समुद्र में छलांग लगा देता हूँ। मेरी स्पीड बहुत तेज थी, मेरी स्विमिंग फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट थी और रेस्क्यू टेक्निक भी एकदम फ्लॉलेस। कुछ ही पलों में मैं एमा को पकड़कर सुरक्षित किनारे तक ले आता हूँ। लॉरेन के दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। आखिर ईथन उस वक्त यहाँ कौन सी जॉब करता था? और मार्कस ने तो कहा था कि ईथन को स्विमिंग अच्छी तरह नहीं आती। इसी पल उसके दिल में एक ऐसा ख्याल आता है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था। लॉरेन जोर से अपना सर हिला देती है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मेरी जान तो मार्कस ने बचाई थी। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? एमा किनारे पर पहुंचते ही दौड़कर अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती है और रोते हुए उनसे चिपक जाती है। इस बार वो वाकई बहुत बुरी तरह डर गई थी। सब क्लासमेट्स मेरी तरफ देखकर जोर से चिल्लाते हैं, ईथन तुम भी जल्दी बाहर आ जाओ, समंदर डेंजरस है, जल्दी आओ ईथन। मैं अभी भी गहरी सांसें ले रहा था। मेरी करंट कंडीशन में किसी को रेस्क्यू करना मेरे लिए सच में बहुत एग्जॉस्टिंग था। उनकी बात सुनकर मैं भी ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं करता। आखिर समंदर जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक भी होता है। मैं बस 2 ही कदम आगे बढ़ता हूँ कि अचानक मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ जाती है। मेरा बदन बुरी तरह झटके खाने लगता है और मैं सीधा समंदर में गिर पड़ता हूँ। ईथन, ये देखते ही मार्कस घबराकर मेरी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसी वक्त जो लहर अभी पीछे गई थी वो और भी जोर से वापस लौट आती है और मुझे और मार्कस दोनों को अपने साथ समंदर के अंदर खींच लेती है। ये सब देखकर हर कोई शॉक में जम जाता है। ओ माय गॉड, मेरे कानों में सिर्फ तेज पानी की आवाज गूंज रही थी। लहरों में बहते हुए मेरा शरीर पहले से भी ज्यादा ठंडा पड़ता जा रहा था। जिंदगी में पहली बार मैं सच में डूब रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैं सोचता रहता था कि मौत कैसी होगी, लेकिन उस पल भी मेरे अंदर डर और घबराहट कम नहीं हुई। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने शरीर को कंट्रोल करने की, लेकिन जैसे मेरे हाथ पैर ने काम करना ही बंद कर दिया हो। 2-3 बार जूझने के बाद मेरा शरीर धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगता है। समंदर का पानी और ठंडा होता जा रहा था और मेरी होश धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी। उस अंधेरे में मुझे एक धुंधली सी परछाई अपनी तरफ तैरती हुई नजर आती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि होश न खो दूं। धुंधली होती नजरों से मैं देखता हूँ मछली की तरह तेज तैरती हुई लॉरेन सीधा मार्कस की तरफ जा रही थी। लॉरेन, क्या वो मुझे बचाने आ रही है? तो आखिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। लगता है मुझे कभी भी बिना झिझक किसी ने नहीं चुना। मेरे मुंह में बची आखिरी सांस भी निकल जाती है। मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाती है और मैं धीरे धीरे ठंडे समंदर की गहराइयों में डूबने लगता हूँ। मार्कस को किनारे पर खींच कर लाने के बाद वो होश में ना होते हुए भी बार बार लॉरेन से कहता है, लॉरेन, ईथन को बचाओ। तुम ईथन को बचाने क्यों नहीं गई? लॉरेन के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। चाहे कुछ भी हो, मार्कस ही वो इंसान था जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, और जिसने किसी की जान बचाई हो उस एहसान को वो सबसे ऊपर रखती थी। ऐसी सिचुएशन में वो पहले ईथन को बचाने का फैसला ही नहीं कर पाई। मार्कस की बात खत्म होती भी नहीं कि केविन मुझे खींचकर किनारे ले आता है। इस वक्त केविन और मेरा दोनों का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। खासकर मेरा चेहरा लाश की तरह बिल्कुल सफेद था। मैं बिल्कुल हिला तक नहीं रहा था, जैसे मेरी सांसें ही रुक चुकी हूँ। मुझे उस हालत में देखकर लॉरेन का दिल टूट जाता है। ईथन, केविन अपनी पूरी ताकत से उस पर गरज पड़ता है। मुझे लगा था तुम ईथन को बचाने जाओगी, मैं तो मार्कस को बचाने जा रहा था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम सीधा मार्कस की तरफ तैर जाओगी। जब तुमने अपनी चॉइस कर ही ली थी तो अब यहाँ आकर ये झूठी फिक्र दिखाने की क्या जरूरत है? क्या मैंने सच में गलत किया? लॉरेन एकदम से सन्न रह जाती है। वो अपने होठों को जोर
से दबाती है और समझ ही नहीं पाती क्या करे। तभी एक ग्रुप तेजी से उधर दौड़ता हुआ आता है। वो लाइफ गार्ड्स थे। उन्हें देखकर सब क्लासमेट्स चैन की सांस लेते हैं। लाइफ गार्ड्स बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत मुझे फर्स्ट एड देना शुरू कर देते हैं। सिचुएशन सीरियस है। इसकी ब्रीदिंग बहुत वीक है। इसने काफी पानी अंदर ले लिया है। इसके लंग्स से पानी तुरंत निकालना होगा। जल्दी करो, अगर और देर हुई तो हम इसे खो देंगे। हर लाइफ गार्ड तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। उनकी बात सुनकर लॉरेन का दिल जोर से कांप उठता है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी कंडीशन इतनी सीरियस हो जाएगी। वो मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन केविन तुरंत उसका रास्ता रोक लेता है। लॉरेन भीगी आंखों से मिन्नत करती है, मैं बस ईथन को एक बार देखना चाहती हूँ। लेकिन केविन अभी तक उस बात को भूल नहीं पाया था। वो तीखी नजर से लॉरेन को देखता है और ठंडे लहजे में कहता है, ईथन से दूर ही रहो। मैंने नोटिस किया है, जब भी तुम ईथन के करीब आती हो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम सच में ईथन की केयर करती हो तो प्लीज उससे दूर रहना, ठीक है? मैं बस ईथन को एक बार देखना चाहती हूँ, वो अभी भी डेंजर में है। ये कहते हुए उसकी नजर बार बार मेरी तरफ जा रही थी, जहाँ लाइफ गार्ड्स मुझे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। थैंक यू, सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो ईथन की हालत इतनी खराब कभी नहीं होती। और अब तुम यहाँ आकर ये सब कह रही हो? लॉरेन बिल्कुल चुप हो गई और दर्द से अपना सर झुका लिया। आसपास खड़े लोग भी अफसोस से सांस भरते हैं, लेकिन किसी में भी लॉरेन का साइड लेने की हिम्मत नहीं होती। सबने अपनी आंखों से देखा था कि सबसे सीरियस कंडीशन मेरी थी। अगर लॉरेन को किसी एक को बचाना ही था तो ऑब्वियसली मुझे बचाना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मार्कस को चूज करेगी। हाँ, किसको बचाना है ये उसका हक था, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन फिर ईथन के पास आने की जरूरत ही क्या थी? सीधी सी बात है, ईथन और मार्कस में से उसने मार्कस को चूज किया, बस इतनी सी बात ही। रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के नीचे लॉरेन और बेला की परछाइयां लंबी होकर सड़क पर पड़ी हुई थी। खामोशी तोड़ते हुए बेला पूछती है, लॉरेन सच सच बता, क्या तुम्हारे दिल में मार्कस के लिए फीलिंग्स हैं? लॉरेन तुरंत सिर हिला देती है। बेला उसे शक भरी नजर से देखती है। सच बोल रही हो? अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है तो उस वक्त तुम सबसे पहले उसी की तरफ क्यों तहरी थी? मैं ईथन को बचाने ही जा रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ ईथन ही था, लेकिन जैसे ही मैंने मार्कस की आवाज सुनी मुझे होश आ गया, क्योंकि इसी जगह मार्कस ने कभी मेरी जान बचाई थी। अगर मैं उस वक्त उसे छोड़ देती तो मैं किस तरह की इंसान होती? उस सिचुएशन में मैं ईथन को पहले नहीं बचा पाई। क्या तुम्हें भी लगता है मैंने गलत किया? ये राइट या रॉन्ग का सवाल नहीं है। अब तुम क्या करना चाहती हो? मैं ईथन से माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं बस उससे सॉरी बोलना चाहती हूँ, बस इतना ही। लॉरेन, ऑनेस्टली मैं तुम दोनों के बीच नहीं पड़ना चाहती, ये तुम्हारी पर्सनल बात है, लेकिन एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। बेला की सीरियस आवाज सुनकर लॉरेन का दिल अचानक कस जाता है। बेला उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, जब तुम ईथन और मार्कस में से किसी एक को चूज नहीं कर पा रही हो तो तुम्हें किसी के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? सिर्फ ईथन ही नहीं, किसी और के साथ भी नहीं। तुम्हें किसी और को इस सब में घसीटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन दोबारा आएगी तुम फिर मार्कस को ही चूज करोगी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम गलत नहीं हो, बस तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ईथन से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। पिछले कुछ दिनों से मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। मुझे भी बहुत दर्द होता है। मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, दूसरे लोगों से पूछा, मैं इससे कुछ नहीं बदलेगा। बेला की बात सुनते ही लॉरेन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। कुछ भी ठीक नहीं होगा, और ये बात तुम खुद भी जानती हो। जो तुम कर रही हो वो गलत है। ऑनलाइन जाकर लोगों से पूछना या उनकी एडवाइस लेना, ये सब सिर्फ अपने आप को एक एक्सक्यूज देने का तरीका है ताकि तुम वही करती रहो जो तुम कर रही हो। बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सच ये है कि ये बहुत सेल्फिश बिहेवियर होता है। इससे सिर्फ तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलती है, लेकिन सामने वाले को हर वक्त तकलीफ होती रहती है। किसी को दर्द देना सेल्फिशनेस ही होती है। जब तुम किसी से प्यार करती हो तो नेचुरली पॉजेसिव भी हो जाती हो। एक बार सोच कर देखो, अगर तुम और ईथन की जगह बदल जाएं और ईथन तुम्हारे साथ वही करे जो तुम उसके साथ करती रही हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? लॉरेन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। सिर्फ ये इमेजिन करते ही उसके अंदर गुस्सा और दर्द एक साथ भर जाता है। लोग अक्सर दोनों चीजें एक साथ पाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। चाहे ईथन हो या मार्कस, दोनों तुमसे एक ही चीज चाहते हैं, और जब दोनों की चाहत एक ही हो तो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। या तो तुम किसी एक को चूज करो या फिर किसी को भी मत करो। थोड़ा रेस्ट करना। केविन मुझे एक बार और फिक्र से देखकर रूम से बाहर निकल जाता है। मैं दरवाजे तक आकर उसे शुक्रिया कहते हुए बोलता हूँ, केविन थैंक यू। ये क्या बकवास कर रहा है? तुझे बुखार बुखार तो नहीं चढ़ गया? केविन दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है और रूम अंधेरा हो जाता है। मैं दोबारा बेड पर लेट जाता हूँ। सच कहूँ तो जब मैं विबियन से स्विमिंग सीख रहा था तब केविन भी मेरे साथ ही था। केविन का नेचुरल टैलेंट एक्चुअली मुझसे भी ज्यादा था, लेकिन एक बार किसी को रेस्क्यू करते वक्त वो खुद पानी के अंदर खिंच गया था और बस डूबते डूबते बचा था। उस इंसिडेंट के बाद से उसके अंदर पानी को लेकर एक असली डर बैठ गया। आज भी वो नॉर्मल स्विमिंग कर लेता है, लेकिन रेस्क्यू करने का नाम आते ही उसके अंदर वही डर लौट आता है, और आज पहली बार उसने उस डर को हरा दिया। अगले दिन मैं स्कूल नहीं जाता और लीव ले लेता हूँ। सच कहूँ तो अब स्कूल जाने की भी कोई खास वजह नहीं बची थी। शायद अब मुझे सोचना चाहिए कि बचा हुआ वक्त किसी और काम में लगाऊं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते सोचते मैं खुद ही उलझन में पड़ जाता हूँ। दोपहर लगभग 12 बजे मेरी डोरबेल बजती है। तुम सॉरी अंदर आ जाओ। लॉरेन हैरान रह जाती है कि मैंने उसे अंदर आने दिया और चुपचाप मेरे पीछे अपार्टमेंट में आ जाती है। घर काफी खाली लग रहा था, बस कुछ बेसिक फर्नीचर ही रखा हुआ था। तो अब तुम यहीं रहते
चाहते हो? मैं बैठकर उसके लिए एक ग्लास पानी डालता हूँ। मुझे पता है तुम किस लिए आई हो, जो कुछ हुआ सब सुन चुका हूँ, लेकिन तुम्हें उस बात को लेकर इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सब कुछ सिर्फ एक चॉइस पर आकर रुक जाता है और चॉइस करना तुम्हारा हक है। तुम अपनी मर्जी से चूज कर सकती हो। लॉरेन सिर झुका लेती है। उसमें मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं होती। उसने मुझसे पहले ही कहा था कि वो कभी गिव अप नहीं करेगी। उसने प्रॉमिस किया था कि सब ठीक कर देगी, लेकिन जो कुछ भी उसने किया उसने बस मुझे ही हर्ट किया। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? लॉरेन धीरे से पूछती है और घबराहट भरी आंखों से मेरी तरफ देखती है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति ने ही लॉरेन के अंदर अजीब सी घबराहट भर दी। ये पहली बार था जब मैंने उसे इतनी शांत नजरों से देखा। न उनमें गुस्सा था, न दर्द, न बचने की कोशिश। लॉरेन का पूरा बदन ठंडा पड़ गया। अगर मैं उस वक्त गुस्से में होता या टूट गया होता तो शायद उसे थोड़ी तसल्ली मिलती, लेकिन मेरी ये शांति उसका दम घोट रही थी। मेरी नजरें देखकर उसका मन कर रहा था कि वो भाग जाए। शायद अगर मैं उसे 2 थप्पड़ ही मार देता तो उसके लिए ये सब सहना आसान होता। मैं लॉरेन के होठ कांपने लगते हैं। वो बार बार सोच कर आई थी कि क्या बोलेगी, लेकिन इस वक्त उसके अंदर पहले कभी ना महसूस की हुई घबराहट भर चुकी थी। ईथन, मैंने ऐसा मजबूरी में किया था। मार्कस ने कभी मेरी जान बचाई थी। मुझे सबसे पहले उसी को बचाना था। मेरे और उसके बीच वैसे कुछ भी नहीं है। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुम हो। हमेशा से तुम ही थे। प्लीज मुझे गलत मत समझना। तुमने पहले कहा था कि तुम एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहती हो। तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकती, और आज भी मैं वही कह रहा हूँ। हमारे बीच कभी कोई फ्यूचर नहीं होगा। इस बात को पकड़कर मत बैठी रहो। पहले तुम्हारा गोल एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना था। बस उसी रास्ते पर आगे बढ़ो। खुद को मेरी वजह से मत बांधो। अगर ये बात मैं पहले कभी कहता तो शायद लॉरेन इतनी नहीं हिलती, लेकिन आज ये सब सुनकर वो पूरी तरह टूट जाती है। वो दौड़कर मेरे पास आती है और मुझे जोर से गले लगा लेती है। ईथन, मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? चलो दोबारा से शुरू करते हैं। इस बार हम किसी और की परवाह नहीं करेंगे, प्लीज। लॉरेन के अंदर पहले वाली कोई प्राइड नहीं बची थी। वो टूटकर मुझसे भीख मांग रही थी। इस सब का क्या फायदा? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार गुजर जाएं तो उनका चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गुजरी हुई जिंदगी को पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं होता। वो कभी सुलझती नहीं, बस और उलझ जाती है, और आखिर में सिर्फ तुम्हें ही और दर्द देती है। मैं धीरे से लॉरेन को समझाता हूँ। आखिर में वो मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है, बिल्कुल टूट चुकी थी, जैसे उसकी रूह ही खो गई हो। कैसा रहा? जैसे ही लॉरेन बेला को देखती है वो फूट फूट कर रो पड़ती है। वो मुझे नहीं चाहता, वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहता। अगर ऐसा है तो तुम्हें अब उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। आखिर सब कुछ इतना बुरा कैसे हो गया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने वाली बेंच पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी पड़ी हुई थी। लॉरेन टूट चुकी सी बेंच पर बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल और सूज चुकी थीं। लॉरेन 2 बार नाक खींचकर धीरे से बोली, लगता है हमारे बीच अब कोई चांस ही नहीं बचा। क्या तुमने अपना डिसीजन ले लिया? डिसीजन लेने से क्या होगा? वो तो पहले ही मुझसे नफरत करता है। अब मैं चाहे जो भी करूं वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। तो फिर सब कुछ यहीं खत्म कर दो। लॉरेन की उंगलियां हल्की सी कांपने लगती हैं। अचानक वो दौड़कर बाहर निकलती है और मेरे अपार्टमेंट की तरफ देखकर जोर से चिल्लाती है, ईथन, ध्यान से सुन लो। जैसे तुमने कहा था, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। आज से हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। मुझे भी तुम नहीं चाहिए। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती और दोबारा कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। बेला उसके पीछे खड़ी ये सब देखती रहती है और दर्द भरे दिल से बस चुपचाप सर हिला देती है। अगली सुबह हल्की धुंध भरी हवा के बीच मैं स्कूल पहुंचता हूँ। बहुत सारे क्लासमेट्स मेरे आसपास आ जाते हैं और मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगते हैं। बीच वाले इंसिडेंट ने सबको डरा दिया था। मैं उन्हें छोटा सा एक्सप्लेनेशन देकर तसल्ली देता हूँ और अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ। अब कैसा फील कर रहे हो? अभी भी हल्का सा फीवर है, लेकिन कुछ सीरियस नहीं। ये सुनकर केविन चैन की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल फिर नाराज हो जाता है। तुम एक दिन और रेस्ट कर सकते थे। इतना हाई फीवर था तुम्हें। हम बात ही कर रहे होते हैं कि लॉरेन और बेला क्लासरूम में एंटर करती हैं। मुझे देखते ही लॉरेन बिल्कुल कैजुअली अपनी नजर हटा लेती है और बेला से हंसते बात करते हुए सीधा अपनी सीट पर चली जाती है। इसे क्या हो गया? कुछ दिन पहले तक तुम्हें देखते ही इतनी इमोशनल हो जाती थी और अब इतनी ठंडी रिएक्शन। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन लॉरेन के बारे में मैंने काफी पहले ही सोचना छोड़ दिया था। बीच वाले इंसिडेंट के बाद मैंने सब कुछ दिल से निकाल दिया था, इसलिए अब उसका बिहेवियर मुझ पर बिल्कुल असर नहीं करता। नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। कहीं ये कोई नया ड्रामा तो प्लान नहीं कर रही? नहीं, टेंशन मत लो। मुझे पिछली रात याद आती है जब लॉरेन मेरी बिल्डिंग के नीचे खड़ी होकर वो सब चिल्लाई थी। मैं सर हिलाकर मुस्कुराता हूँ और केविन को कल रात वाली बात बता देता हूँ। अच्छा, तो बात ये है। ये सुनकर केविन भी रिलैक्स हो जाता है। धीरे धीरे टाइम गुजरने लगता है। क्लासरूम के बाकी स्टूडेंट्स बिना कुछ कहे बार बार लॉरेन और मेरी तरफ देखते रहते हैं। मार्कस भी हम दोनों को शक भरी नजरों से देख रहा था। आजकल सब कुछ कितना अजीब हो गया है। पहले तुम बदले, फिर लॉरेन और ईथन भी। तुम लोगों के बीच हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। मार्कस उसके बाद कुछ नहीं बोलता। क्लास के बीच ब्रेक होता है। मिस पाकर मार्कस की तरफ देखकर कहती हैं, मार्कस, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत डेंजरस लेवल पर पहुंच गए हैं। हमें तुम्हारे लिए किसी ट्यूटर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिर वो पूरी क्लास पर नजर डालती हैं। सबसे सूटेबल चॉइस तो ऑब्वियसली मैं ही था, क्योंकि मेरे ग्रेड्स सबसे अच्छे थे और मेरी पढ़ाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि मैंने पहले मना कर दिया था, मिस पाकर दोबारा मुझसे कहने में हिचकिचा रही थी, मिस पाकर, इस बार मार्कस को मैं पढ़ा दूंगी। मेरे ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं। ये सुनकर मिस पाकर सुकून की सांस लेती हैं, लेकिन पूरी क्लास और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लॉरेन पहले हमेशा सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी। वो कभी ऐसा ऑफर नहीं करती थी। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस बार वो खुद वॉलंटियर करेगी। क्लासरूम में धीमी आवाजों में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। बेला लॉरेन के जिद्दी चेहरे को देखकर धीरे से कहती है,
है। तुम्हें सच में ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने डिसाइड ही कर लिया है कि उससे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी तो फिर पूरी तरह ही खत्म करूंगी। वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि वो अब कभी मेरी तरफ देखेगा? मार्कस भी बुरा लड़का नहीं है। 2 और दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में लॉरेन और मार्कस लगभग हमेशा एक साथ ही नजर आते हैं। पहले लॉरेन बार बार मुझे ढूंढने आती थी, लेकिन अब वो एक बार भी मेरे पास नहीं आती। वो मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब देखकर पूरी क्लास और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी कपल का झगड़ा हुआ हो और लड़की दूसरे लड़के के साथ घूमकर अपने बॉयफ्रेंड को जेलस फील करवाना चाहती हो। स्कूल के लॉन के एक कोने में मार्कस अपनी बुक हाथ में पकड़े हुए कैजुअली लॉरेन की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसकी बात सुनकर लॉरेन का हाथ हल्का सा कांप गया और उसकी नजर इधर उधर भटकने लगी। थोड़ी देर बाद उसने सर उठाया और मार्कस की तरफ शांत लेकिन माफी भरी नजरों से देखा। आई एम सॉरी, सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों से मैं हम दोनों के बारे में ही सोच रही थी। एक बात है जो मैं तुम्हें काफी टाइम से बताना चाहती थी। मैंने सोचा था अगर तुम मुझे हाँ कह दोगे, अगर तुम भी मुझे पसंद करते होगे तो मैं ये बात हमेशा के लिए छुपा लूंगी, लेकिन अब मुझे तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। शायद तुम्हें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। क्या बात है? मार्कस की सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर लॉरेन बिना वजह और ज्यादा नर्वस हो गई। मार्कस के हाथों में ठंडा पसीना आ गया। वो लॉरेन की तरफ देखता है लेकिन फिर उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होती और नजर फेर लेता है। इतने सालों से तुम ये समझती रही कि तुम्हारी जान मैंने बचाई थी, लेकिन वो सच नहीं है। मार्कस, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी बातें करोगे। मैं तुम्हें ये बात बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे पता था अगर हमारे बीच वो कनेक्शन ना होता तो तुम कभी मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। मैं आई एम सॉरी, सच में बहुत सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये सब सच था तो फिर ईथन के साथ उसने जो कुछ किया उसका मतलब क्या था? कितनी ही बार सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था मार्कस ने उसकी जान बचाई थी, उसने ईथन की जगह मार्कस को चूज किया। यहाँ तक कि उस लाइफ एंड डेथ वाले मोमेंट में भी उसने वही चॉइस की। आखिर किस लिए? लॉरेन, मेरे पास मत आना। लॉरेन घूर कर मार्कस के चेहरे को देखने लगी। वो उसके चेहरे पर झूठ की एक भी निशानी ढूंढना चाहती थी, लेकिन रियलिटी ने उसे फिर डिसअपॉइंट कर दिया। मार्कस के चेहरे पर सिर्फ गिल्ट था और सालों से उठाया हुआ बोझ उतारने का एहसास। लॉरेन अचानक कंट्रोल खो बैठी। मुझे बताओ कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है ना? आई एम सॉरी। मार्कस के मुंह से ये 2 शब्द निकलते ही लॉरेन के दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम खुद देख सकती हो कि मैं कोई स्ट्रॉन्ग स्विमर नहीं हूँ। उस सिचुएशन में किसी और को बचाना तो दूर की बात, मैं खुद को मुश्किल से बचा पाता। तुम्हारी जान मैंने नहीं बचाई थी। उस दिन तुमसे मेरी मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक थी। ईथन उस वक्त उसी बीच पर पार्ट टाइम जॉब करता था। मैं बस उसके साथ वहां गया था और तब तक तुम्हारी जान बच चुकी थी। एक पल में लॉरेन को सब कुछ समझ आ गया। उसकी आंखें इतनी ज्यादा खुल गईं जैसे बाहर आ जाएंगी। उनमें एक साथ उम्मीद भी थी और डर भी। तो जिसने मेरी जान बचाई थी वो लॉरेन? पहले शांत हो जाओ। लेकिन लॉरेन जिद पर आ गई। अब उसका पूरा बदन बुरी तरह कांप रहा था। कौन था वो? ईथन। ये नाम सुनते ही लॉरेन पर जैसे बिजली गिर गई। अगले ही पल वो अजीब तरह से बिल्कुल शांत हो गई। इतनी शांत कि देखकर ही डर लगे। लॉरेन, मैं ठीक हूँ। उसने मार्कस का हाथ झटक दिया और लड़खड़ाते हुए बाहर चल पड़ी। 2 कदम भी नहीं चल पाई थी कि उसके पैर जवाब दे गए और वो धड़ से जमीन पर गिर पड़ी। मार्कस ने उसे कभी इतना टूटकर बिखरते हुए नहीं देखा था। वो घबराकर उसकी तरफ दौड़ा। मेरे पास मत आना। लॉरेन ने सर झुका रखा था। आंसू लगातार जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन उसे खुद भी उनका एहसास नहीं था। वो बस लड़खड़ाते हुए बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ती जा रही थी। लॉरेन, तुम ठीक हो? बेला ने अपनी जिंदगी में पहली बार लॉरेन को इस तरह बिखरते हुए देखा था, जैसे उसके अंदर की सारी जान ही निकल गई हो। लॉरेन को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो सड़क के किनारे एक बेंच पर जाकर बिल्कुल लकड़ी की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठ गई। बेला का दिल भर आया। वो उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लॉरेन धीरे धीरे होश में आई। जैसे ही उसकी नजर बेला पर पड़ी, वो खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रो पड़ी। बेला, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैंने उसी इंसान को सबसे ज्यादा दर्द दिया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैंने उसी को सबसे गहरी चोट पहुंचाई। मैं इतनी बेवकूफ क्यों थी? मैंने कभी ये सब सोचा ही क्यों नहीं? वही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। फिर भी मैं उन बातों में उलझी रही जो कभी थी ही नहीं। मैं बहुत सेल्फिश थी। मैंने कभी भी उसे खुद से ऊपर नहीं रखा। बेला, मैं हमेशा उसे अपने ही स्टैंडर्ड से जज करती रही। हमेशा उससे अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलने को कहा। मैं इतनी सेल्फिश क्यों थी? वो इंसान जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, मैंने हमेशा खुद को उससे ऊपर रखा। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। सच में बहुत पछतावा हो रहा है। सब कुछ कह देने के बाद बेला धीरे से पूछती है, आखिर हुआ क्या था? लॉरेन की आंखें अब भी लाल और सूजी हुई थीं। रोते रोते वो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात बेला को बता देती है। यह सब सुनकर बेला का भी दिल भारी हो जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि लॉरेन इतनी बुरी तरह क्यों टूट गई है। वो उसे कुछ तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन उसके पास भी कोई शब्द नहीं बचे थे। लॉरेन की सबसे करीबी दोस्त होने के नाते बेला अच्छी तरह जानती थी कि लॉरेन ईथन से कितना प्यार करती है और इतने सालों तक मार्कस और ईथन के बीच फंसी रहकर उसने कितनी तकलीफ झेली है।
है। अगर सच में मार्कस ही उसकी जान बचाने वाला होता तो शायद लॉरेन के लिए ये सब एक्सेप्ट करना आसान होता, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट ही। इतने सालों तक लॉरेन उसी इंसान को चोट पहुंचाती रही जो उसके सबसे करीब था और जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसी बात को वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। स्कूल गेट के बाहर केविन अपना हाथ मेरे कंधे पर रख देता है। अब कहाँ चलना है? मेरी सिस्टर विवियन ने तुम्हें डिनर के लिए बुलाया है। ठीक है। हम दोनों गेट से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि अचानक बाहर अजीब सी भीड़ और हलचल दिखाई देती है। अरे क्या हो गया? केविन बोलता है। तब तक और भी लोग हंसते हुए उस तरफ भागने लगते हैं। सच में इतनी सुंदर है क्या? बिल्कुल, अगर ना होती तो मैं इतनी स्पीड में इधर क्यों दौड़ता? उसके बाल सिल्वर हैं, बिल्कुल एल्फ जैसी लगती है। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में तुरंत एक सिल्वर हेड लड़की की याद आ जाती है। उस दिन के बाद से मैंने उसे दोबारा नहीं देखा था। केविन की एक्साइटमेंट तुरंत बढ़ जाती है। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो मेरा हाथ पकड़कर भीड़ की तरफ खींच लेता है। चल चल देखते हैं। भीड़ के बीच एक सिल्वर हेड लड़की धीरे धीरे हमारी तरफ चलकर आ रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर लगता था जैसे किसी ने एक भी फ्लॉ छोड़ा ही ना हो। अगर ब्यूटी की कोई फाइनल लिमिट होती है तो शायद वो उसी के सामने खड़ी थी। आसपास के लड़के बस एक और झलक देखने के लिए आगे धक्के खा रहे थे। ये तो वही है। वो लड़की और कोई नहीं, सेराफीना थी। उसके चेहरे पर वही मासूम और हल्की सी ड्रीमी एक्सप्रेशन था। भीड़ में मौजूद हर इंसान की नजर उसी पर टिकी हुई थी, लेकिन उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। वो बिल्कुल अपनी ही दुनिया में आगे बढ़ रही थी। फिर भी एक बात माननी पड़ेगी, उसकी प्रेजेंस ही ऐसी थी कि हर किसी का मन करता था उसके करीब जाए और उसे प्रोटेक्ट करे। एक्सक्यूज मी, क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? आखिर कुछ लड़कों ने हिम्मत करके एक दूसरे को आगे धक्का दे ही दिया। ये देखकर केविन भी जैसे होश में आता है। यार कितनी ब्यूटीफुल है। नहीं, मैं उसे उन लोगों के पास नहीं जाने दूंगा। मुझे उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। ये तो फाइनल बॉस लेवल की ब्यूटी है। तुम उसकी प्रोटेक्शन करोगे? मेरे बोलने से पहले ही केविन मुझे खींचकर आगे ले जाता है। सेराफीना कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हम दोनों पर पड़ती है उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल उठती है और वो सीधा मेरी तरफ चल पड़ती है। सिल्वर हेड लड़की को अपनी तरफ आते देख केविन खुशी से हवा में उड़ने लगता है। वो जल्दी से खुद को संभालता है, पहली बार एक प्रॉपर जेंटलमैन वाला पोज बनाता है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। तुम मुझसे मिलने आई हो? हेलो ब्यूटीफुल। सेराफीना बिना उसके तरफ देखे सीधा उसके पास से निकल जाती है और फिर से मेरे पास आकर रुक जाती है। लगता है मेरी गर्ल्स के मामले में किस्मत ही खराब है। ये सीन देखकर थोड़ी दूर खड़ी लॉरेन का दिल जोर से कस जाता है। एक पल में ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये सिल्वर हेड लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उसकी प्रेजेंस भी लॉरेन से कहीं ज्यादा थी। इतनी परफेक्ट लड़की को मुझे ढूंढते हुए देखकर लॉरेन पहली बार इतना प्रेशर और दर्द महसूस करती है। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं उस लड़की को ध्यान से देखता हूँ। काफी टाइम बीत गया था, लेकिन वो अब भी पहले जैसी ही थी। उसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं, उनमें जरा सा भी मैल या चलाकपन नहीं था। केविन होश में आता है और तुरंत हम दोनों के बीच खड़ा हो जाता है। रुको, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ईथन मेरा फ्रेंड है। सेराफीना की आवाज नरम और बिल्कुल साफ ही। उसकी आवाज सुनकर ही केविन जैसे खोस आ जाता है। फिर वो शक भरी नजरों से मेरी तरफ देखता है। मैं बस सिर हिला देता हूँ। इतने सालों की दोस्ती में हम बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ जाते थे। केविन असल में ये पूछना चाहता था कि क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो पहले भी कई बार ऐसा पूछ चुका था और हर बार की तरह मेरा जवाब वही था, नहीं। ये देखकर केविन चैन की सांस लेता है और फिर से जेंटलमैन वाली स्माइल दे देता है। हेलो ब्यूटीफुल, वैसे मैं भी ईथन का दोस्त हूँ। लगता है हमारी किस्मत में मिलना लिखा था। दोस्ती करते हैं, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। और वैसे भी मैं ईथन से ज्यादा हैंडसम हूँ। लगता है इस बंदे ने पहले वाली सारी फेलियर से कुछ भी नहीं सीखा। नहीं थैंक्स, मेरे लिए सिर्फ ईथन ही काफी है। सेराफीना की ये बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे आसपास हजारों दिल एक साथ टूट गए हों। अभी तक सब केविन को सेराफीना से बात करते देख चल रहे थे, लेकिन ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं था। अपनी गॉडेस के मुंह से ये वर्ड सुनना उनके लिए मरने जैसा था। थोड़ी दूर खड़ी लॉरेन ने मुश्किल से अपने होठों पर एक हल्की सी स्माइल लाई, लेकिन वो स्माइल रो देने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। वो हमेशा कहती थी कि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो कभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई जितनी ये लड़की बिना किसी एफर्ट के दिखा रही थी। जो काम लॉरेन कभी नहीं कर पाई, सेराफीना ने बिना झिझक कर दिया। मैं उससे कंपेयर ही नहीं कर सकती। हर बार तुम ही क्यों, मेरी बारी कब आएगी?